guys, welcome back to the channel YouTube Demystified, and we will be continuing with our syllabus Medical Ethics from Principles to Practice, Bachelor of Arts in Philosophy, Semester 5. We will be doing calculations of death from the book Insisted Life by Donaldson. So this is basically on the concept of Santhara, which is a Jain concept of dying and death. तो बहुत सारे मेमोरियल्स हमें कार्व्ड स्टोन पिलर वगैरह के उसके हिसाब से मतलब फॉर्म में बहुत सारे मेमोरियल्स हमें दिख जाते हैं. टेम्पल्स भी. जैन पिलग्रिमेज साइट जो है श्रवण बेलगोला की, जो कि कर्नाटका में है, और ये श्रवण बेलगोला के पे जो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स या स्टोन्स या पिलर्स हैं वो बेसिकली क्या या कमेमोरेट कर रहे हैं मेंडिकेंट एंड ले. मेंडिकेंट इज बेसिकली द monk kind of a person, and lay is the normal common man who has not renounced worldly life. So mendicant वो है जिसने worldly life को renounce कर लिया है, और lay वो है जिसने worldly life को renounce नहीं किया है. तो इन सभी ने जिनकी वहाँ पे temples या carved stones वगैरह मेमोरियल्स बने हुए, इन्होंने एक voluntary religious death through fasting. voluntary मतलब अपनी मर्जी से, religious यानी related to the जैन धर्म, डेथ थ्रू फास्टिंग, जिसे कहते हैं संलेखना या समतार या समाधि मरण. ठीक है. और ये जैन ट्रेडिशन में काफ़ी मतलब एक अच्छा तरीका माना गया है फॉर डेथ. तो कुछ दिगंबर सोर्सेस के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक बहुत बड़ा फेमाइन हुआ था, और इस टाइम पे क्या हुआ था कि उनके साथ थे भद्रबाहु जो एक जैन फॉलोअर थे, और कुछ और जैन मेंडिकेंट कम्युनिटी मतलब और मॉन्क्स वगैरह, वो पाटलिपुत्र विच इज इन यूपी करंडे यूपी से श्रवण बेलगोला विच इज इन करंडे कर्नाटका तक गए. उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना किंगडम वगैरह सब रिनाउंस कर दिया, वेल्थ वगैरह. श्रवण बेलगोला ने, भद्रबाहु ने ये संलेखना की, और उनकी दो पत्थर के पैर के निशान हैं, जो माना जाता है कि वो जगह है जहाँ पर उनकी डेथ हुई. और चंद्रगुप्त मौर्य लगभग उसके 12 ईयर्स तक रहे. उसके बाद वो भी इसी तरीके से फास्टिंग अनटू डेथ, कि आप बेसिकली संथारा में क्या होता है कि यू डोंट ईट एनी फूड, ड्रिंक एनी वाटर जब तक यू डोंट डाई. तो जैन टेक्स्ट जो है वो काफ़ी लेंथ में फिजिकल सर्टेनिटी ऑफ डेथ के साथ डील करते हैं, और उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जैसे रीबर्थ होता है ना, डेथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है. डेथ के बाद एक बहुत ही मच लॉन्गर जर्नी में जाते हो आप, अकॉर्डिंग टू द जैन अकाउंट ऑफ लाइफ, जिसमें आप मेंटेनिंग इक्वानिमिटी एज डेथ अप्रोचेस इज कंसिडर्ड टू कैरी ग्रेट सिग्निफिकेंस. की अगर जब आप मौत के करीब हो फिर भी आप अपना बैलेंस, अपना मेंटल वो बना के रख रहे हो, तो इट विल बी वेरी गुड आफ्टर डेथ. एंड ये एक के फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो जो इनएविटेबिलिटी है कि बूढ़ा होना ही है, मरना है ही सही, तो बिफोर डाइंग या बिफोर दिस बेटर कि अपने जो कार्मिक अटैचमेंट्स हैं, जो बेसिकली कार्मिक बॉन्डेजेस हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जो भी एक्शंस करते हैं ना उसके साथ उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस जुड़ा हुआ होता है. तो हर कर्मा या हर एक्शन जो है वो बॉन्डेड है किसी उसके कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट के साथ. वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है. तो इस तरीके से आपके सारे बॉन्डेजेस फ्री हो जाएंगे, जिससे कि अच्छा बेटर रीबर्थ होगा और या फिर हो सकता है कि एक दिन आप उस पूरी रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से फ्री हो जाए सफरिंग से, जिसे जैन ट्रेडिशन में मोक्ष कहा जाता है. ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इंडियन फिलोसफी के टेक्स्ट में के कॉन्टेक्स्ट में. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जैन अंडरस्टैंडिंग क्या है डेथ की, और उसके साथ साथ उसका बायो एथिकल डेफिनेशन क्या है, उसके लीगल प्रेसिडेंस क्या है. क्योंकि एक तरीके से तो कई लोगों ने आर्ग्यू यही किया है कि दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ सुसाइड वेयर यू आर जस्ट डेलिबरेटली नॉट ईटिंग ताकि आप मर जाओ. तो सुसाइड का ही एक फॉर्म है, एक स्लो डेथ का फॉर्म है. प्राइमरीली यूएस में तो काफ़ी इसके और ग्लोबली भी काफ़ी इसके अगेंस्ट में आया है कि ये तो सुसाइड का ही एक तरीका है. तो हम एक्सप्लोर करते हैं वाइज एंड वॉलंटरी डेथ ऑफ
संलेखना इन जैनिज्म और क्या जैन एटीट्यूड्स है, मतलब बेसिकली हम देखेंगे कि बायो एथिक्स जो है उसकी तरफ जैन एटीट्यूड क्या है, डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ बायो एथिक्स जैसे ऑर्गन डोनेशन, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो यूथनेशिया का एक टॉपिक है, एडवांस डायरेक्टिव, यूथनेशिया, फिजिशियन एड इन डाइंग एंड रिफ्यूजल ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स। तो हम 5 प्रोविजनल प्रिंसिपल्स के साथ कंक्लूड करेंगे ऑफ एप्लीकेशन, जिससे कि जैन थॉट और प्रैक्टिस जो है वो बायो एथिकल और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू डेथ एंड डाइंग वेल। सबसे पहले डेथ देखते हैं कि जैन ट्रेडिशन में डेथ का मतलब क्या होता है। तो जो जैन मेडिकल ट्रीटिसी है विच इज द कल्याण कारक, ये डिस्क्राइब करती है कि जो हमारी करंट लाइफ स्पेन है विच इज द काली युग, ये जो है टू बी 100 ईयर्स, 100 साल तक की है और ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द शिशु विच इज द चाइल्डहुड, नेक्स्ट इज द युवान विच इज द अडोलेसेंस जो हमारा यंग यूथ आ जाता है, फिर है मध्यम विच इज द अडल्टहुड एंड फिर है वृद्ध विच इज द ओल्ड एज। वॉल्टर शुब्रिग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारी सेकेंड हाफ है ऑफ द 10 times 10 यानी कि 100 ईयर्स में से जो 50 ईयर्स की लाइफ है ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एज अ डिक्लाइन ऑफ दी सेंसेस, कि 50 ईयर्स के बाद से सेकेंड हाफ से हमारे सेंसेस डिक्लाइन होने लगती है, बॉडी बेंड होने लगती है और हम बेसिकली डेथ को एक्सपेक्ट करने लगते हैं, हमारी लास्ट फेज में होते हैं। तो लगभग 48 काइंड्स ऑफ डेथ डिस्क्राइब्ड है जैन टेक्स्ट में। हम बहुत सारे देखेंगे, इसमें से वेराइटीज देखेंगे एंड हम अभी प्रेजेंट में डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या की एलिमेंट्स है डेथ को समझने के लिए जैन ट्रेडिशन में। और लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग कर्मा, कि बेसिकली आपकी लाइफ की जो लेंथ है वो डिटर्मिन करता है कर्मा, एंड डेथ एज अ मोटिवेशन फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड जैन फ्यूनरल प्रैक्टिसेस। तो अब हम देखते हैं द रोल ऑफ द लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग कर्मा। अब देखिए डेथ जो है उसको जैन ट्रेडिशन में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग करना, यानी आयु कर्मन। लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग कर्मा मतलब जो आपकी एज डिफाइन करे, आपकी बेसिकली लॉन्ग लाइफ डिफाइन करे। तो डेथ वो है जो कि इस आयु कर्मन को खत्म करेगा। ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी कि अघातीय है, अघातीय कर्मा है, ये गवर्न करता है काइंड ऑफ एम्बॉडीमेंट अ जीवा विल एक्सपीरियंस। तो ये अघातीय कर्म जो है वो क्या करेगी, 4 टाइप की एक्सपीरियंस। पहला है लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग कर्मा, डिसाइड्स लाइफ स्पैन, कि कितनी हमारी बेसिकली एज रहेगी, हमारी लाइफ कितनी लंबी रहेगी। नेम, स्टेटस एंड फीलिंग डिटर्मिनिंग कर्मास गवर्न बर्थ, फॉर्म, स्टेटस एंड फीलिंग्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फिर हमारे पास ऐसे कर्मा भी है जो ये डिटर्मिन करेंगे कि हमारा बर्थ फॉर्म क्या होगा, हम ह्यूमन एनिमल्स क्या फॉर्म में बर्थ लेंगे, हमारी स्टेटस क्या होगी लाइफ की, हमारी फीलिंग्स कैसी होगी और ये सब चीजें। तो जैसे कि चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग कर्मा है वो 2 तरीके से यूनिक है। पहला, क्योंकि वो लाइफ स्पेन डिटर्मिन करते हैं कि एक पर्सन है उसकी एज कितनी होगी, तो वो ये बेसिकली फ्रेमवर्क सेट कर देता है नॉन डिस्ट्रक्टिव कर्मास के लिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव या अघातीय कर्मा जो 4 टाइप के, वो क्या है कि नेम, स्टेटस, फीलिंग, ये सब चीजें। तो दूसरी यूनिक वे जो है वो है जो अनलाइक दी अदर 3 नॉन डिस्ट्रक्टिव कर्मास विच बाइंड टू दी जीवा कंटिन्यूसली। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव कर्मास जो है ना वो तब तक जीव इज समथिंग विच इज अलाइव, वो कंटिन्यूसली जीव के साथ रहता है। जो लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग कर्मा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 2 टाइप के कर्म है, आयु कर्मन जो बेसिकली ये बताता है कि आपकी लाइफ स्पैन कितनी रहेगी, और अघातीय कर्म जो आपकी स्टेटस, फीलिंग और बर्थ फॉर्म डिटर्मिन करेगी। तो ये जो है लॉन्जिविटी डिटर्मिन कर्मा सिर्फ एक ही टाइम आता है, एक लाइफ स्पैन में, और फटाफट फॉलो हो जाता है। तो जो बाइंडिंग ऑफ द कर्मा है इज अंडरस्टूड टू अकर समटाइम ड्यूरिंग द लास्ट थर्ड ऑफ लाइफ एंड विदाउट एनी नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल को पता ही नहीं है कि कब ये बाइटिंग हो रही है। तो ये जो डॉक्ट्रीन है इसकी इम्प्लीकेशंस है कि कैसे एक इंडिविजुअल, जैन इंडिविजुअल जो है वो अपने मतलब आखिरी सालों को कैसे व्यू करे। तो जैसे जैनी कोई जो है जो जैन ट्रेडिशन को फॉलो करता है वो एक्सप्लेन करेगा कि प्रॉपर कंडक्ट और उस पाथ को फॉलो करके एक जैना होप कर सकता है कि उसके बाद की लाइफ में वो आयु कर्मा जो डिटर्मिन करेगा और उसके इंटायर नेक्स्ट एग्जिस्टेंस को डिटर्मिन करेगा कि इस लाइफ में मरने के बाद उसका नेक्स्ट बर्थ जो है वो कैसे होगा। सो the rise of longevity determining karma re-energizes the body throughout the duration assigned in the previous life.
तो लॉन्जेविटी डिटर्मिनिंग कर्मा यानी कि जो आयु कर्मा है वो बेसिकली तब तक बॉडी को एनर्जाइज करके रखती है, तब तक बॉडी को पावर देके रखती है जब तक जब तक उसको असाइन किया था कि जितनी उसकी लाइफ स्पैन रहेगी प्रीवियस लाइफ में। डेथ कब होती है? जब कोई इवेंट होता है, व्हेन सम इवेंट इंटरप्ट्स द 10 वाइटैलिटीज, जो हमारे प्राण है। तो जो हमारी 10 वाइटैलिटीज है, स्ट्रेंथ है, रेस्पिरेशन है, सेंसेस है, इन सब चीजों को जब कोई इंटरप्ट करता है, तो जैसे कि वाइली एम्फेसाइज करते हैं जो डेथ का अल्टीमेट कॉज है वो है आयु कर्मा का खत्म होना, लेकिन वो जो कि जीवा को खत्म कर देती है बेसिकली। एंड जहां पर जीवा को हटा के आयु कर्म बना जाते हैं, यानी वो लाइफ खत्म हो जाती है। अब देखते हैं डेथ हैज मोटिवेशन फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो सबसे अच्छी मानी गई है, जिससे कि हम आयु कर्मन को डिटरमिन कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइफ के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जैनिज्म को लगता है कि डेथ जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, जिससे कि डेथ की वजह से जो एक इंसान है वो और भी ज्यादा रिलीजियस हो जाएगा, और भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो एक यूबिक्विटस थीम है जैन नैरेटिव्स में कि जो ले पर्सन है वो जब ये रियलाइज कर देता है कि डेथ तो आना ही है, बॉडी डीके होना है, डेथ होना है, तो वो जो इतनी अटैचमेंट्स रखता है वर्ल्डली लाइफ से, वो उन अटैचमेंट्स को छोड़ के राइट वर्ल्ड व्यू, नॉलेज और कंडक्ट की तरफ अपने आप को टर्न कर लेता है। तो ये जो रियलाइजेशन है डेथ का, ये सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है वंस प्रेजेंट इम्पेंडिंग डिमाइज और टू पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ डेथ इन अर्लियर रीबर्थ्स। तो द रियलाइजेशन ऑफ डेथ कैन अप्लाई टू वंस प्रेजेंट इम्पेंडिंग डिवाइस और टू पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ डेथ इन अर्लियर रीबर्थ्स। कि जब आपको एकदम से एक्सपीरियंस, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस डेथ के साथ रह चुका है। जब जैसे हम डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर 6 में, डिस्क्राइब ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो वी वोंट बी डूइंग दिस। तो जो उत्तराध्यायन सूत्र है, ये मृगपुत्र जो राजकुमार थे उनकी कहानी बताता है, जो एकदम से याद कर लेता है कि पिछले जन्म में उसकी डेथ कैसे हुई थी, उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो जब उन्होंने ये रियलाइज करी थी कि उन लाइफ जो है वो पूरी तरीके से सफरिंग से भरी है, बर्थ, ओल्ड एज, इलनेस, डेथ, सभी चीजें से सफरिंग 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 है, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की परमिशन ली, रॉयल कोर्ट छोड़ के, और वो श्रमण पाथ पे चले गए। तो जब से एक डेवलपिंग क्लियर अवेयरनेस ऑफ डेथ, कि हाँ हमें ये अवेयरनेस रखना कि डेथ आनी है, डीके आना ही है, एंड द ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ इज सच एन इम्पोर्टेंट मोटिवेशन, कि हमारा ये रियलाइज करना है कि लाइफ जो है वो बर्थ से पहले यूथ, यूथ से ओल्ड एज, और फिर ओल्ड एज से डेथ होगी। तो ये हमें और ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। ओके एंड तो मेंडिकेंस और लाइटीज कॉमन पीपल एंड मेंडिकेंस आर मॉन्क्स, ये फिर फोर्सफुल हो जाते हैं ये रियलाइज करने में कि बॉडी जो है वो जिस दिन से उसका बर्थ होता है, मतलब एक टाइम के बाद से, नॉट जिस दिन से, एक टाइम के बाद से वो बॉडी फिर कंटिन्यूस उसकी डिक्लाइन स्टेज में आती जाती है। तो एक ऐसा प्रॉपर एटीट्यूड कल्टिवेट करना, मतलब प्रॉपर एटीट्यूड फॉर्म करना लाइफ और डेथ के बारे में, जैन प्रैक्टिशनर्स जो है वो रेगुलरली 12 मेंटल रिफ्लेक्शंस पे मेडिटेट करते हैं, जिन्हें अनुप्रेक्षा बोला जाता है, ऑफ ह्यूमैनिटीज एग्जिस्टेंस इन द यूनिवर्स। 12 मेंटल चीजें हैं कि कैसे ह्यूमन जो है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। इसमें इंक्लूडेड है रियलाइजेशंस। क्या रियलाइजेशन, क्या अवेयरनेस कि हम लोग हेल्पलेस हैं, हम डेथ को नहीं रोक सकते हैं, हर चीज ट्रांजिटरी है, हर चीज चेंज होगी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, और जितनी बार रीबर्थ होगा वो फुल ऑफ सॉरो है, हर बार दुख मिलेगा, बॉडी अफ्लिक्टेड है, उसमें पेन आएगा ही आएगा, हर बार इंडिविजुअल को अकेले ही स्ट्रगल करना है, कोई भी उसको हेल्प नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं 12 चीजों में से, जो हर दिन एक जैन फॉलोअर को मेडिटेट करता है, जिससे वो डेली रियलाइज कर सके और स्पिरिचुअल हो सके। तो ये जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस है, जिसे ध्यान कहा जाता है, ये क्यों कैसे डिजाइन है, ताकि ये रिवील हो सके। मतलब हमें पता है लेकिन हम अवेयर नहीं है कि लाइफ जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, और एक सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट आना चाहिए कि जो हमारा मोह माया जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड को लेकर, वो हमारा दूर होना चाहिए, और हम इसके बियॉन्ड जो रियल है, जो संवेग है, उसको हम अचीव करने की कोशिश करें, जो एक्चुअली में रियल है। तो बाकी सब जो है वो टेम्पररी है, वो सिर्फ इल्यूजन है। तो ये एम्फेसाइज करना कि जो मोर्टेलिटी का एक्सपीरियंस है, यानी कि डेथ आना ही आना है, ये हर लिविंग बीइंग एक्सपीरियंस करता है, और अकेले एक्सपीरियंस करता है। कोई फैमिली मेंबर, कोई सोशल रिलेशंस, कुछ भी, चाहे वो वर्ल्ड का पावरफुल, सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल मैन हो, टॉलेस्ट मैन हो, शॉर्टेस्ट मैन हो, चाहे वो लॉन्गेस्ट लिविंग मैन हो, शॉर्टेस्ट लिविंग, कोई भी हो,
उसे ये डेथ और सफरिंग से कोई भी रिलीव नहीं कर सकता। और ये बताता है कि हाँ, अपने मतलब एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड टाइम है, तो अपने अटैचमेंट्स को हमें रिनाउंस करना है, जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स है, जो हमें इल्यूजन देते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, और हमें साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से फ्री होके इसके बियॉन्ड जाना है। तो ये स्टेटेड है कारंगा सूत्र में कि बर्थ एंड डेथ, जाति मरण को जानते हुए एक को, मतलब जो जानती है और मरण बर्थ एंड डेथ के बारे में जानता है, उसे समक्रमण की बात को फॉलो करना चाहिए। समक्रमण इज लिबरेशन। अब देखते हैं कि जैन फ्यूनरल रिचुअल्स क्या है। एनी वेलीली जो है वो स्टेट करती है कि फ्यूनररी रिचुअल्स जो थे वो एक्चुअली जैनिज्म का पार्ट नहीं थे, क्योंकि उनका बिलीफ था रीबर्थ में, कि जब रीबर्थ, जब एक बॉडी डाई होती है, मतलब उसकी डेथ होती है, तो उसका रीबर्थ होता है एक नए लाइफ फॉर्म में, और ये जस्ट बाद में हो जाता है, मतलब जैसे ही डेथ हो जाती है उसी जस्ट बाद उसका रीबर्थ हो जाता है। ऐसा कोई पीरियड नहीं होता है कि जब जो सोल है वो फ्री है, एम्प्टी है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन बहुत सारे जैन्स जो है वो फिर भी फ्यूनररी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो रॉबर्ट विलियम असर्ट करते हैं कि जो टेक्सुअल सोर्सेज हैं वो जैन फ्यूनरी ट्रेडिशंस को 15 सेंचुरी के पहले एग्जिस्टेंस में मानते ही नहीं, कि 15 सेंचुरी के पहले कोई जैन फ्यूनररी ट्रेडिशंस होते ही नहीं थे। फिलिस ग्रैनॉफ जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि मेडिवल जैन रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी, चाहे कम से कम डेड और डाइंग के साथ कंसर्न थी, और वो डिविएट नहीं करती थी एज शार्पली एज हैज बीन थॉट फ्रॉम हिंदू प्रैक्टिसेस ऑफ द सेम पीरियड। सो इतनी ज्यादा डिविएट नहीं करती थी हिंदू प्रैक्टिसेस से, कहीं ना कहीं उनसे मिलती जुलती थी। जैन्स और हिंदूज जो है वो पीपल को प्रिपेयर करते थे फॉर डाइंग, एंड उनको इंश्योर करते थे कि उनको सब जितना हो सके उतना अच्छा रीबर्थ मिले रिचुअल्स के थ्रू। उनको उनकी डेथ के बाद उनके बिहाफ पे रिचुअल्स करते थे, उनको ऑनर करते थे। तो इन सब से होप करते थे कि उनको नेक्स्ट लाइफ में, मतलब उनकी नेक्स्ट लाइफ अच्छी होगी, रीबर्थ अच्छा होगा। तो श्यूब्रिक लिखते हैं कि ऑर्डिनरीली द डेड बॉडीज वर क्रिमेटेड। अब पीटर फ्लूगल जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि इन एग्जाम्पल्स के अलावा, जैसे अगर हम लिटरेचर की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिस्क्रिप्शंस की बात करें, फ्यूनरी रिचुअल्स कंडक्ट कराने के लिए, उससे रिलेटेड सेरेमनीज कंडक्ट कराने के लिए, तो ऐसी कोई चीज जैन टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती नहीं है। तो वो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स और सेरेमनीज इंक्लूड करते हैं, जो मॉर्चुरी प्रैक्टिसेस फॉर मेंडिकेंट्स। सो 7 तरीके की क्या प्रैक्टिस है। पहला है वॉलंटरी डेथ विच इज सलनेखना। दूसरा है रिमूवल ऑफ द डेड बॉडी दैट इज निर्हारण। तीसरा है फ्यूनरल सेरेमनीज विच इज द दाह संस्कार, कलेक्शन ऑफ बोन रिलिक्स विच इज द अस्थि समचयन, डिस्पोजल ऑफ द बोन रिलिक्स विच इज द अस्थि विसर्जन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूनररी मॉन्यूमेंट दैट इज स्तूपा या समाधि, कमेमोरेशन, स्मृति एंड वेनरेशन, वंदना और वर्शिप। ये 7 प्रैक्टिसेस है फ्यूनररी प्रैक्टिसेस, डेथ के बाद और डेथ से रिलेटेड। इनके कॉन्ट्रास्ट में जो फ्यूनरी रिचुअल्स है लाइटी, यानी कॉमन मैन के लिए, जो मेंडिकेंट नहीं है, जो मॉन्क नहीं है, उनके लिए, जैसे कि जो मेंडिकेंट्स है उनका एक सेलिब्रेटरी कैरेक्टर है, क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्डली चीजों को रिनाउंस करता है, सो दे हैव एटलीस्ट अचीव समथिंग हायर देन द कॉमन मैन। क्योंकि बिलीव करा जाता है कि जो डिसीज्ड है वो गुड रीबर्थ में मूव करा है, क्योंकि वो एक मेंडिकेंट था, एक मॉन्क। अब कंटेम्प्रेरी जैन लेटी जो है फ्लूगल लिखते हैं कि बहुत सारी फ्यूनररी राइट्स और प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि वेरिएशंस देते हैं, ब्राह्मणिकल कस्टम का ही डिफरेंट वेरिएशंस देते हैं। तो उनके एक्सटेंसिव सोशियोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ जैन्स, जो उन्होंने जैन्स के ऊपर सोशियोलॉजिकल अकाउंट करे इंडिया में मिड 20th सेंचुरी में, विलास संगावे डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब रीजन टू रीजन जो है फ्यूनररी प्रैक्टिसेस जो है वो डिफर करती है। कुछ जैन कम्युनिटीज जो है वो डायरेक्टली हो सकता है टेम्पल चली जाए, कुछ जैन कम्युनिटीज तो कुछ दिन रुक कर टेम्पल जाती है, कुछ फैमिली जो एक अनक्लीन पीरियड ऑब्जर्व करती है 10 से 13 दिन का रिलेटिव की डेथ के बाद, और वो कोई सोशल गैदरिंग वगैरह नहीं जाती है ताकि वो डेथ को रिस्पेक्ट दे सके। कुछ जो है वो मंथली भी हो सकती है, एनुअल मेमोरियल मंथली, यानी हर महीने वो उनको रिमेम्बर करके कुछ फ्यूनररी प्रैक्टिस करे। कुछ है जो साल भर में करे, कुछ तो बिल्कुल ही ना करे, हो सकता है। तो ये बहुत सारी रीजन टू रीजन जो है वो डिफर करती है, डिस्टिंक्ट है। फ्लूगल लिखते हैं कि जो डेड बॉडी है कॉमन जैन पर्सन की, वो एक लाइंग पोस्चर में ले जाती है, यानी लेटे हुए, और हेड टू टो उनको एक कपड़े से ढक दिया जाता है। कोई मेल फैमिली मेंबर्स उनको करता है, बेसिकली फ्यूनरल पायर, जैसे आई थिंक अर्थी कहा जाता है ना, सिंपल बियर सीढ़ी पर, एंड वो बैम्बू स्टिक्स की बनी हुई होती है।
लेड आउट इन द फॉर्म ऑफ अ लैडर, एक लैडर के जैसे लेटी हुई लैडर के जैसे, और सीढ़ी जिसका नाम हम कह सकते हैं, एंड इज क्रिमेटेड विद स्लाइट वेरिएशंस इन अ स्टैंडर्ड मॉडर्न हिंदू फैशन। तो जैसे हिंदू फैशन में होता है उसी तरीके से, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग है लेकिन उसी तरीके से होता है। अब जो गाइडलाइंस है फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स ऑफ द जैन रिलीजन एंड देयर फैमिलीज, ये एक बेसिकली ये गाइडलाइंस है कि कैसे जैन रिलीजन और उनकी फैमिली के पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना है, जो कि मेट्रोपॉलिटन शिकागो हेल्थ केयर काउंसिल ने प्रिपेयर की थी। तो जैन पोस्टमार्टम प्रैक्टिसेस जो होती है, जो बेसिकली यूएस में प्रोबेबली फॉलो होती है, कि यूएस में जो जैन कम्युनिटीज है वो फॉलो करते हैं, इसमें क्या क्या आता है कि जो डेड बॉडी है, डेथ के बाद उसको पहले प्रॉपरली वॉश करा जाए, क्लीन करा जाए, फिर क्लोथ्स में ड्रेसअप किया जाए, और उसके साथ प्रेयर्स चलती रहे, एक रूम में लैंप रहे, जिसके साथ वो बॉडी है, और ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिमेशन बेसिकली होगी ये पूरी कम्युनिटी के लिए ओपन होनी चाहिए। क्रिस्टोफर चैपल जो है उसमें दिखाते हैं कि जो बहुत सारे वेरियस सोशल राइट्स है ये इसलिए परफॉर्म नहीं की जाते क्योंकि डेड का बेनिफिट होगा, लेकिन इसीलिए परफॉर्म की जाती है ताकि जैन रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स की तरफ एनकरेजमेंट हो लोगों का, डिवोशन बढ़े लोगों का, डेड के बेनिफिट के लिए नहीं। तो जो सर्वाइविंग कम्युनिटी है उनके लिए, उनके बेनिफिट और उनके मोटिवेशन टू डिवोशन के लिए, डिवोशनल मोटिवेशन के लिए। तो जैसे हमने ऊपर इंडिकेट किया था, काउंटर एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे वेराइंग प्रैक्टिसेस, वेराइंग बिलीव्स है, वेरिंग प्रैक्टिसेस और बिलीव्स है इसको लेकर, लेकिन ग्रैनोफ लिखते हैं कि दोनों टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस इंडिकेट करते हैं कि जैन्स दोनों इनफैक्ट बोथ प्रेड फॉर डेड एंड टू द डेड, मतलब फॉर द डेड एंड टू द डेड, दोनों तरीके से जो है वो प्रेयर इनकी होती है। Maintaining various forms of relationships with the dead certainly seems to have a place in Jain communities। के डेड के साथ बहुत सारे relationships maintain की जाते हैं और ये potentially beneficial माना जाता है कि जो अब बचे हुए मतलब डेथ के बाद जो लोग हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है, जैसे कि approving, जिसे कहते हैं अनुमोदना ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ द डिसीज्ड, कि कैसे उन्होंने एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया और डेथ के बाद वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए, बेटर लाइफ में मूव ऑन कर गए। फ्लूगल के अकॉर्डिंग ऑफ द डिसीज्ड मेंडिकेंट, बेसिकली जो मॉन्क है उसकी लाइफ स्पिरिचुअल हो गई और भी ज्यादा। ये जो है वो कर्मिक मेरिट यानी गुड कर्मास को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि ऑब्लिगेटरी कायोस्तर्ग मेडिटेशन जो कि परफॉर्म की जाती है, जो कि मेडिकेंस परफॉर्म करते हैं कॉप्स को, यानी एक किसी डिसीज्ड मॉन्क या नंग जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनको उनके कॉप्स को मतलब बेसिकली वो जब हटा दिया जाए और अबैंडन कर दिया जाए, उसके बाद ये कायोत्सर्ग मेडिटेशन करते हैं, क्रीमेशन राइट्स परफॉर्म करते हैं लेटी, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इफ दे इंडीड रिजल्ट इन एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ द पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ द जैन पर्सपेक्टिव ऑन द ट्रांजिएंस ऑफ वर्ल्डली एक्जिस्टेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल, कि वर्ल्डली एग्जिस्टेंस तो जो है वो मॉर्टल है, लिमिटेड है, लेकिन सोल की एग्जिस्टेंस इमॉर्टल है, सोल हमेशा वैसे ही रहेगी। तो ये दिखाता है कि जो जैन पाथ है वो डिसिप्लिन, डिवोशन, और बेसिकली ये बोलते हैं कि अपनी खुद की डेथ के लिए हमें ही प्रिपेयर नहीं करना है और कैसे किसी दूसरे की डेथ को रिस्पॉन्स किया जाता है, ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है और ये सबसे एक पर्सन का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। अब देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में डेथ कैसे डिफाइंड है। तो डेफिनेशन ऑफ डेथ जो है वो बायोमेडिकल एथिक्स में एक डिलेमेटिक टॉपिक रहा है, डिलेमा का टॉपिक रहा है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन के पहले जो कि 1950s में हुआ था, डेथ कैसे डिटरमिन करी जाती थी कि रेस्पिरेशन बंद हो जाए, सांस लेना बंद कर दे, हार्ट बीट बंद हो जाए, वर्क करना बंद कर दे तो डेथ हो गई। लेकिन अब ये जो हार्ट लंग डेफिनेशन है ये हम कैसे कर सकते हैं, हमने पल्स, हाथ की पल्स चेक कर ली, हमने ब्रेथ चेक कर ली कि सांस ले रहा है कि नहीं और नहीं ले रहा है मतलब वो पर्सन डेथ है, ये सब बंद हो गई है। तो ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। डिटर्मिनिंग डेथ एंड द डेड डोनर रूल, तो ये था बेसिकली मेडिसिन में कैसे डेथ को डिटर्मिन किया जाता है कि अच्छा पहले वो नाक पे हाथ लगाएंगे, ब्रेथ ले रहे कि नहीं, पल्स पे हाथ लगाएंगे, पल्स चल रही कि नहीं और नहीं चल रही है तो सब मतलब पर्सन डेड हो गया। डिटर्मिनिंग डेथ एंड द डेड डोनर रूल। अब डेवलपमेंट जो हुआ, पॉजिटिव प्रेशर, मैकेनिकल वेंटिलेटर का बेसिकली जो डेवलपमेंट हुआ, इसने फिजिशियंस को एक चीज जरूर मेंटेन करनी है कि रेस्पिरेशन होती रहे, तो सर्कुलेशन होता रहेगा, तो डिजीज में, इंजरी में। अब ये टेक्नोलॉजी जो है इसने वाइटल साइंस प्रिजर्व कर लिए पेशेंट में,
मतलब इस टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसे वाइटल साइंस देख लिए कि पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, जैसे कि कोई बहुत ट्रॉमेटिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल ब्रेन इंजरी हुई है, तो अब पर्सन जो है वो रिकवर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो वेंटिलेटर पे है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। ओके, तो अब वो पेशेंट जो है सिर्फ अगर सर्कुलेटरी सपोर्ट की वजह से अलाइव है, ठीक है, और उनके ब्रेन ने भी बहुत ऐसी इंजरी सफर की जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो क्या वो डेड है कि अलाइव है? उनका ब्रेन कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ वो सपोर्ट सिस्टम पर है, इसलिए वो सिर्फ सांस ले पा रहे हैं, उनका सिर्फ हार्ट वर्क कर पा रहा है, लेकिन उनका ब्रेन पता है कि कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो क्या वो पर्सन अब डेड है कि अलाइव है, जिंदा है कि उनकी डेथ हो गई? ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्गन्स रिमूव करना ट्रांसप्लांट के लिए या फिर लाइफ सपोर्ट हटा देना एक लिविंग पेशेंट से, मतलब वो पेशेंट का ब्रेन डैमेज इतना है कि पता है वो पेशेंट अब वापस कभी उसका ब्रेन रिपेयर भी नहीं, मतलब रिकवर नहीं हो पाएगा, इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, ब्रेन बहुत पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, बस सांसें चल रही है और कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसे पेशेंट से हम सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे तो मतलब वो तो हम एक जिंदा पेशेंट को मार रहे हैं, तो ये एक फिजिशियन का जो ओथ रहती है, डू नो हार्म, ये तो उसको प्रीच करा है, क्योंकि आप पेशेंट को हार्म मिल रहा है, और अगर वो पेशेंट्स डेड है तो उनसे ऑर्गन्स निकालना और सपोर्ट हटाना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पेशेंट डेड है तो फिर उससे तो ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। अब वेंटिलेशन टेक्नोलॉजी है जो इसने डेथ की डेफिनेशन को रिवाइज करने पे मजबूर कर दिया है कि अब डेथ क्या है। पहले तो सांस देख ली, पल्स देख ली, अब सांस चल रही है, पल्स चल रही है, लेकिन ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज है, कोई और एक्टिविटी नहीं हो पा रही, वो बस एक पर्सन कोमा में या किसी भी लाइफ सपोर्ट पे, वेंटिलेटर पे अलाइव है। 1968 में एक एट हॉक कमिटी थी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की, उसने एक रिपोर्ट इशू की थी जिसने बताया था कि क्राइटेरिया ब्रेन डेथ के लिए क्या है। तो रिपोर्ट में एक डिटेल सीरीज थी, बहुत सारे टेस्ट की, जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि जो परमानेंट सेसेशन ऑफ फंक्शनिंग है वो पूरे ब्रेन के हिसाब से देखना है, कि जिसको वो कहते हैं इरिवर्सिबल कोमा, मतलब कि उन्होंने ऐसी गाइडलाइन, ऐसी रिपोर्ट इशू की बेसिकली कि एक ऐसे स्टेट में पहुंचना जहां से आप कोमा से वापस नहीं आ सकते, वो कोमा इरिवर्सिबल है, वो ब्रेन पूरी तरीके से डेड हो चुका है, तो वो डेथ कंसिडर की जाएगी। इस कमिटी के हिसाब से अगर एक पेशेंट जो है वो ये डायग्नोसिस रिसीव करता है कि डेथ इज टू बी डिक्लेयर्ड एंड देन द रेस्पिरेटर टर्न्ड ऑफ, या फिर ब्रेन डेथ, इसको हमें डेथ मानना है, अगर भले ही हार्ट फंक्शन कर रहा है, लंग फंक्शन कर रहा है, नो मैटर, बट ब्रेन अगर डेड है, ब्रेन अगर फंक्शन करने की हालत में नहीं है तो पर्सन जो है वो डेड है। तो ये गाइडलाइंस जो थी इसने यूनाइटेड स्टेट्स को फॉर्मलाइज करा थ्रू द यूनिफॉर्म डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ एक्ट 1980 में, कि यूनिफॉर्मली कैसे डिटर्मिन की जाए कि अब डेथ क्या है, ये नई डेफिनेशन है डेथ की डेफिनेशन चेंज हो गई, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कमिश्नर्स ऑन यूनिफॉर्म स्टेट लॉज ने ड्राफ्ट किया था, और ये मॉडल लेजिस्लेशन था, मतलब एक ऐसा मॉडल लेजिस्लेशन पब्लिश हुआ था जिसको प्रेसिडेंट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट डेवलप की थी फॉर द स्टडी ऑफ एथिकल प्रॉब्लम्स इन मेडिसिन एंड बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च डिफाइनिंग डेथ 1981। तो इसके एडिशन में मतलब एक तो हार्ट लंग क्राइटेरिया के अलावा जो यूनिफॉर्म डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ एक्ट था उसने ये भी स्टेट किया कि या तो वो हार्ट लंग क्राइटेरिया देख ले, अगर सांस नहीं चल रही है, पल्स नहीं चल रही है तो पर्सन डेथ है, अगर इरिवर्सिबल सेसेशन of all functions of the entire brain including the brain stem, irreversible जो वापस रिकवर नहीं हो सकता, सेसेशन स्टॉपिंग खत्म हो जाना, बंद हो जाना, ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ द इंटायर ब्रेन के सारे फंक्शंस का बंद हो जाना, खत्म हो जाना, भले ही सांस चल रही है, पल्स आ रही है, उसे भी डेथ ही बोली जाएगी। तो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स को क्लेरिफाई करने के लिए जो अमेरिकन एकेडमी है न्यूरोलॉजी की, उसने एक चेकलिस्ट रिलीज करी फिजिशियंस के लिए 1995 में, जिसको 2010 में, 2014 में, 2017 में बार बार रिवाइज करा गया कि डेथ को डिटरमाइन करने के लिए पूरे ब्रेन का और ब्रेन स्टेम का बंद होना, काम करना बंद कर देना डेथ की क्राइटेरिया बनाता है। तो जो यूनिफॉर्म डिटर्मिनेशन है डेथ की AAN क्राइटेरिया के साथ साथ
टू असेस सेसेशन ऑफ द होल ब्रेन प्लस द ब्रेन स्टेम। ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है यूनाइटेड स्टेट्स में और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में डेथ को डिफाइन करने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए। यूनाइटेड किंगडम जो है उसने अपना खुद का फॉर्मुलेशन फॉर्म किया 1976 में, जिसने उन्होंने डेथ को डेजिग्नेट किया ऑफ द ब्रेन स्टेम, कि ब्रेन स्टेम का काम कर देना, कि ब्रेन स्टेम अलोन एज सफिशिएंट टू टर्मिनेट ब्रीदिंग एंड कॉन्शियसनेस। इंडिया और कनाडा में भी इसी तरीके से ब्रेन स्टेम क्राइटेरिया का यूज करा गया। फिजिशियंस इन कंट्रीज में ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कैन डिक्लेयर डेथ विदाउट होल ब्रेन कंफर्मेशन, कि अब पूरे ब्रेन भी नहीं, अगर ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर दिया तब भी डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे करके किस तरीके से डेथ की डेफिनेशन भी रिवाइज हुई। पहले हार्ट एंड लंग क्राइटेरिया, फिर उसके बाद होल ब्रेन और ब्रेन स्टेम क्राइटेरिया, अब सिर्फ ब्रेन स्टेम क्राइटेरिया बचा। ये दो डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम जो ब्रेन डेथ की कैटेगरी की बात करें, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करता रहता है। तो अगर हम देखें, बहुत सारी फैमिलीज हैं वो अभी तक अनक्लियर है, उन्हें पता ही नहीं ब्रेन डेथ का मतलब क्या है, क्योंकि वो कैसे डेथ से रिलेटेड है। स्पेशली तब जब एक पर्सन की बॉडी जो है वो ब्रीथ कर सकती है, छूने पर वो गर्म है, उनके उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है, हो सकता है कि फिजिकल मूवमेंट्स है, लेकिन अगर ब्रेन डेड है तो लोग नहीं समझ पाते कि फिर ये डेथ कैसे हुई इंसान की। कोई क्लिनिशियंस है, क्रिटिक्स हैं जिन्होंने डिस्प्यूट कराए कि ब्रेन डेथ जो है वो एक्चुअली में ह्यूमन पर्सन की डेथ है भी कि नहीं है। क्लिनिशियंस ने भी इस चीज को अपोज किया है। एडिशनली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि पेशेंट को पहले डेड होना पड़ेगा, तभी वो डेड डोनर रूल क्या है कि एक जैसे वाइटल ऑर्गन्स जो है, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इनका ट्रांसप्लांट तभी हो सकता है जब वो पर्सन डेड है। तो ऑर्गन्स प्रोक्योर करने से पहले डेड बॉडी से कुछ फिजिशियंस बिलीव करते हैं कि ये डायग्नोसिस जो है वो होल ब्रेन डेथ के पहले ही करी जा सकती है, देयर बाय ट्रांसप्लांट सक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। कि होल ब्रेन डेथ के पहले मतलब कि तब कर ले कि जब अच्छा बस सांसें चल रही है, सिर्फ पल्सेस आ रही हैं, लेकिन ब्रेन इरिवर्सिबल कोमाटोस में पहुंच चुका है, तो वो पूरी तरीके से ब्रेन काम करना बंद कर दे, उसके पहले ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए ताकि वो ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या रेयर केसेस ऑफ पेशेंट्स recovering after being misdiagnosed with brain death or being diagnosed too quickly after injury invite a reconsideration of the consensus। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कई बहुत रेयर केसेस हुए हैं, लेकिन ऐसे हुए हैं कि ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद वो पर्सन अचानक से रिकवर हो गया है, तो इसने हमें वापस से फोर्स कर दिया कि हम वापस से रेगुलेट करें कि व्हाट इज दिस ब्रेन डेथ, एक्चुअली डेथ है कि नहीं है। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने बहुत सारे फोरम्स हेल्ड करे, बहुत सारी डिस्कशंस वगैरह करे, और उसके बाद पब्लिश किया इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ में, जिसने इस्टेब्लिश किया कि जो मिनिमल क्लिनिकल स्टैंडर्ड है, एडिशनल टेस्ट प्रोटोकॉल्स है ब्रेन फंक्शन को असेस करने के लिए, ये सब गाइडलाइंस उन्होंने इस्टेब्लिश की। एक इम्पॉर्टेंट डिबेट जो है वो हायर ब्रेन डेथ के आसपास है, हायर ब्रेन डेथ क्राइटेरिया। अब ये होल ब्रेन या ब्रेन स्टेम क्राइटेरिया से अलग है हायर ब्रेन डेथ का, जो कि डेथ को किससे आइडेंटिफाई करती है, लॉस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इंटीग्रेटेड बॉडीली फंक्शन। तो पूरी बॉडी का एक साथ इंटीग्रेशन में वर्क करना। कुछ एडवोकेट्स क्लेम करते हैं कि जो हायर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका लॉस, जो कि एक पार्ट ऑफ ब्रेन है जो हमारी पर्सनहुड की सेंस को मेंटेन करता है, कि हमारी अवेयरनेस, हमारी सेंस कि हम अपने आप में एक पर्सन है, ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये जो है ये सफिशिएंट होना चाहिए। अगर ये डैमेज है तो मतलब पर्सन डेथ है, क्योंकि पर्सन यही फील नहीं कर पा रहा है, महसूस नहीं हो रहा है इसको कि वो पर्सन है, वो कुछ फील नहीं कर पा रहा है, इमोशंस वगैरह जो पर्सनहुड को कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो डेथ है। जैसे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के केसेस में जब ब्रेन का एक पोर्शन जो है, जो कि वेकिंग अवेयरनेस, स्पीच, विजन, मोटर फंक्शन, ये सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, ये अगर सीरियसली डैमेज हो चुका है, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन स्टेम जो कि रेगुलेटिव फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर, स्लीपिंग वेकिंग साइकिल्स, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब ठीक है। तो इस वेजिटेटिव स्टेट में, जिसे अनरिस्पॉन्सिव वेकफुलनेस सिंड्रोम कहा जाता है, अनरिस्पॉन्सिव पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है लेकिन वो अवेकेंड है, वेकफुलनेस सिंड्रोम, ये डिफिकल्ट मार्कर्स हैं कि डेथ हुई है कि नहीं हुई है। अब वो पर्सन ना फील कर पा रहा है, ना रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, ना उसके पास स्पीच है, ना विजन है, कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसकी मैकेनिकल प्रोसेसेस चल रही है,
डाइजेशन हो रहा है फूड का, ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट रेट रेगुलेट हो रहा है, पर वो पर्सन खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या पर्सन डेड है कि नहीं है? ये स्टेट जो है वो टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। तो जो परसिस्टेंट यानी कि लॉन्गर वेजिटेटिव स्टेट है, बॉडी टेक्निकली अलाइव है लेकिन पर्सनैलिटी या वर्ल्ड के साथ एंगेज करने की एबिलिटी उस पर्सन की पूरी तरीके से जा चुकी है। तो ये जेफ मैकहन जो है वो एक फिलोसोफर, वो बोलते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसे बोलते हैं यू कुड बी सर्वाइव्ड बाय योर ऑर्गेनिज्म, कि बस मतलब आपकी बॉडी, आपको बस आपकी बॉडी जिंदा रख रही है बस, और कुछ नहीं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, वर्ल्डली एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रहे हो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग। इन स्पाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू इंक्लूड हायर ब्रेन डेथ, कि हायर ब्रेन डेथ को भी डेथ की क्राइटेरिया में इंक्लूड करा जाए, जो मेडिकल डेफिनेशन है उस डेथ में, जो न्यूरोलॉजिकल क्राइटेरिया है होल ब्रेन डेथ का, ये स्टैंडर्ड रहता है, बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी स्टैंडर्ड है, और ब्रेन स्टेम डेथ बहुत कम जगहों पर है। लेकिन फिर भी डेथ की जो डेफिनेशन है ये सिर्फ एक मेडिकल डिसीजन नहीं है। डेथ की डेफिनेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस है, जो जैसे कि बायो एथिसिस्ट हैं चार्ल्स कल्वर, बर्नर्ड कर्ट, इन्होंने भी आर्ग्यू करा है कि डिफाइनिंग डेथ एक फिलोसॉफिकल टास्क है। पहले एक फिलोसॉफिकल टास्क है जिसके लिए मेडिसिन को के पास कल्चरल रिलीजियस इंसाइट्स होने चाहिए, मतलब जब मेडिसिन के पास कल्चरल इंसाइट्स रिलीजियस इंसाइट्स होंगे तब वो ये डिफाइन कर पाएंगे, एंगेज कर पाएंगे हमारे कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के साथ, डिटर्मिन कर पाएंगे कि अ मीनिंगफुल लाइफ ऑफ द बॉडी एंड माइंड, एंड सब्सिक्वेंटली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स डेथ, क्या चीज है जो बॉडी की डेथ में रिजल्ट करती है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी जैन व्यूज ऑन द बायोमेडिकल डेफिनेशंस ऑफ डेथ, कि जैन व्यूज क्या है, कंटेम्प्रेरी जैन व्यूज, नॉट द एंशिएंट वंस, प्रेजेंट टाइम्स में जैन व्यूज क्या है बायोमेडिकल डेफिनेशंस ऑफ डेथ की, कि डेथ क्या होता है। तो हमारी जैन मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी सर्वे में हम देखे, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है सबसे डेथ की सबसे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या है, ओके तो जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने हार्ट लंग क्राइटेरिया को चूज करा, दैट इज 44% ने। फिर उसके बाद 33% ने होल ब्रेन डेथ के बारे में बात करी, और जिसमें इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम भी आता है। फिर उसके बाद 19% ने हायर ब्रेन डेथ को डेफिनेशन या क्राइटेरिया बताया, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन द कॉर्टेक्स। स्टिल कोई कंसिडरेबल एम्बिग्विटी थी इतने क्लियर डेटा के बाद भी, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी थे, पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने बोला कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए डेथ को डिफाइन करने से पहले, और ये मैंने पहले कंसिडर नहीं किया। बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जैन मेडिकल प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने ये बात कही है कि दे हैवंट कंसिडर्ड द डेफिनेशन ऑफ डेथ बिफोर, एंड बाकियों ने कहा है लाइक 25%, एंड बाकियों ने कहा है कि प्लीज डिस्क्राइब इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी डोंट नो फॉर श्योर, डिपेंड्स ऑन द डिसीजन फॉर विच यू नीड द डेफिनेशन, डेथ ऑफ द बॉडी और डेथ ऑफ द सोल। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं। मोर ओवर जब पूछा गया कि क्या वो इसमें बिलीव रखते हैं कि अगर किसी को हमने डायग्नोज कर दिया कि वो एक वेजिटेटिव स्टेट है, वेजिटेटिव स्टेट मतलब अनरिस्पॉन्सिव वेकफुल सिंड्रोम, जहाँ पर उसकी बॉडी सिर्फ टेक्निकली वर्क कर रही है, मैकेनिकली वर्क कर रही है, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो क्या इसको डेथ मानना चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ जैन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने बोला कि ऐसे पेशेंट्स को हमें डेड नहीं मानना चाहिए, जबकि छोटी माइनॉरिटी को लगा कि उन्हें डेड मान लेना चाहिए, और बाकियों ने कहा डिड नॉट कंसिडर बिफोर, या उनको पता नहीं था। तो उनका व्यू वेजिटेटिव स्टेट को या फिर अनरिस्पॉन्सिव वेकफुलनेस सिंड्रोम को लेकर जो था वो और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड था बाय रिस्पॉन्डेंट्स मेडिकल हेल्थ केयर एजुकेशन। ठीक है, कि रिस्पोंडेंट की मतलब बेसिकली जो रिस्पोंडेंट है जो आंसर कर रहा है उसकी हेल्थ केयर एजुकेशन कैसी है, तो उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि हेल्थ केयर एजुकेशन से या फिर जैन ट्रेडिशन से डिटरमिन किया गया है। एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी को ये लगा कि जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मेडिकल एजुकेशन है, जैन ट्रेडिशन है, ये सबको इक्वली जो है इन्फ्लुएंस करती है। रिलेटेडली जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है उसको कॉन्शियसनेस के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी जब आपकी ब्रेन कॉग्निशन कर पा रहा है, सेंस एक्सपीरियंस को समझ पा रहा है, स्पीच, विजडम, थॉट, आइडियाज वगैरह सब चीजें, तो क्या ये कॉन्शियसनेस को हम इसको कॉन्शियसनेस खो सकते हैं? मतलब अगर एक कॉग्निटिव एबिलिटीज को खो दे तो क्या उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है? तो मेजोरिटी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि कुछ रिस्पोंडेंट्स बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है, कॉग्निटिव एबिलिटीज खो देना मतलब आपने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दी है, और बाकियों का रिस्पॉन्स था कि उन्होंने कंसिडर नहीं किया।
जब ये पूछा गया कि जैन ट्रेडिशन जो है क्या वो इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड कॉन्शियसनेस, तो रिस्पॉन्डेंट्स ने बोला हाँ, 42% ने, 44 ने बोला नो, और फिर बाकियों ने कहा नॉट एप्लीकेबल। तो बेसिकली आई थिंक ये एक टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर टू अंडरस्टैंड। ऑल्दो लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग कर्मा जो है वो एक ऑप्शन नहीं है इस सर्वे में, क्योंकि आपको नहीं पता आयु कर्मन कैसे वर्क करेगा कैसे नहीं करेगा, लेकिन और कोई भी पार्टिसिपेंट ने इसको रेफर भी नहीं किया, ठीक है, अपने कमेंट्स में, जो ये सजेस्ट करता है कि ये डेथ का एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जैन ट्रेडिशन में, जो शायद ज़्यादा वाइडली डिस्कस नहीं है या फिर इतना परसीव्ड नहीं है जितना मेडिकल डेफिनेशंस में ये कॉन्फ्लिक्ट में है। उसी समय पे लगभग सारे रिस्पोंडेंट्स जो थे वो सेटिस्फाइड ही नहीं थे सर्वे ऑप्शंस के साथ, डेथ को कंसिडर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जो उनको ऑप्शंस दिए गए थे। कंटेम्प्रेरी जैन व्यूज ऑन ऑर्गन डोनेशन। अब हम देखते हैं कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर जैन व्यूज क्या है। I think that I should only read the questions and क्योंकि ये जो पूरा इस पैराग्राफ में डेटा दिया हुआ है तो यू कैन बेसिकली सी दिस डेटा। तो जैन प्रोफेशनल्स जो थे उनकी डेथ को लेकर तो डेफिनेशन काफ़ी अलग अलग थी। अब देखते हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर उनका रिस्पॉन्स जो था वो काफ़ी फेवरेबल था, मतलब काफ़ी उन्होंने प्रॉपरली जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। जैसे कि 64% रजिस्टर्ड डोनर्स थे, 90% जो थे वो डोनर्स लिव्ड इन ऑप्ट इन कंट्रीज, एंड उनसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए, डज द जैन ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस और व्यू ऑन वेदर यू हैव टू वेदर यू हैव टू और नॉट डोनेटेड ऑर्गन्स। तो क्या जैन ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस करता है कि आपको आपके ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, सो जब पूछा गया कि क्या रीजंस है कि आप ऑर्गन डोनेट कर रहे हो, 3 रीजंस दिए। पहला, किसी दूसरे की हेल्प करना जिसके खुद के कोई फैमिली टाइज नहीं है, कोई ऐसा जिसके पास कुछ है नहीं और दूसरा स्कोप। दूसरा, एक कि अपनी बॉडी को मेडिकल स्टूडेंट्स को देने से अच्छा है कि एडवांसमेंट ऑफ, या मतलब उसमें देने से अच्छा है कि हम अपनी ऑर्गन को डोनेट कर दें। और तीसरा जो है रीजन ऑर्गन डोनेट करने का वो ये है कि डेथ के बाद भी एक मटेरियल बॉडी का यूज हो सके, ठीक है। तो एक आंसर जो है हम उसको डिसीजन ऑफ ऑर्गन डोनेशन विद बीइंग जैन while the other considered it a karmatically beneficial act of compassion। एक तो है कि ये जैन होने से रिलेटेड है और दूसरा ये एक्ट ऑफ कंपैशन है। एंटी डोनेशन रिस्पॉन्सेज भी थे, ऑल ऑफ दैट। सो ये था कि डेड बॉडी वायलेट हो रही है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब इसका पॉजिटिव ओरिएंटेशन जो है ऑर्गन डोनेशन का जैन्स में, जैन मेडिकल प्रोफेशनल्स में, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैसिव ऑर्गन डोनेशन शॉर्टेज जो है वो अभी भी है, कि अभी भी इतने ऑर्गन डोनर्स नहीं है, इतने ऑर्गन डोनेशंस नहीं है, और ऑर्गन डोनेशंस जो है एथनिक माइनॉरिटीज से ही स्पेशली नीडेड है, क्योंकि एथनिक माइनॉरिटीज जो है, माइनॉरिटी लोग हैं, उनसे तो ज़्यादा नीडेड है ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में शॉर्टेज है, जैसे कि 2003 से 2013 तक, जो कि वेटिंग पेशेंट्स जो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट कर रहे थे वो और डबल हो गई। लगभग 100,000 पेशेंट्स थे जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट कर रहे थे, और वेट टाइम्स जो है वो एक्सटेंड हुए लगभग 4.5 ईयर्स तक, साढ़े चार साल तक कम से कम ये रहा। यू कैन ऑल्सो रीड दिस कि क्या है कि क्यों डोनेशन करता है कोई पर्सन या क्यों डोनेट नहीं करता है, ये कुछ यहाँ पर रीजंस, टैबुलर रीजंस दिए हुए हैं। तो ये जैन मेडिकल प्रोफेशनल के रीजंस है कि क्या प्राइम रीजन है आपके ऑर्गन डोनेशन करने का। तो लगभग 5,000 पेशेंट्स जो है वो वेट करते करते उनकी डेथ हो गई। एंड सर्टन स्टडीज ये भी दिखाती है कि रिलीजियस कंसर्न्स जो है वो डिसीजंस टू डोनेट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिलीजन्स ऑल्सो ये बॉडी को बेसिकली वायलेट करता है डेथ के बाद, ऑर्गन डोनेशन वगैरह। तो इन देयर रिसर्च ऑन डोनेशन एंड रिलीजन, माइकल ओलिवर और उनके कलीग्स ने डिस्क्राइब किया कि बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग रिलीजियस कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ अल्ट्रुइज्म इन जैनिज्म, एंड जैसे जुडाइज्म में भी माना गया कि आपको पूरी बॉडी को डेथ के 24 आवर्स के अंदर अंदर बरी करना है विद इन दी अर्थ। या फिर बुद्धिज्म में वैल्यू ऑफ कंपैशन, कि डेथ के बाद भी कॉन्शियसनेस जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसलिए बॉडी को कहीं से भी
नथिंग शुड बी डन टू द बॉडी, बॉडी शुड बी कंप्लीट, कि इंटैक्ट होनी चाहिए पूरी बॉडी, कॉन्शियस वो कंप्लीट होनी चाहिए. और हिंदू फ्यूनरी राइट्स जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिखाते हैं यू नो विद इन सेल्फ गिविंग अमंग अदर्स. तो रीजन फॉर ऑर्गन डोनेशन जैन सर्वे रिस्पॉन्डेंट्स में ये यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत सारे उन्होंने अलग अलग रीजंस दिए, लेकिन एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन दिखा है जैन प्रैक्टिस में अपने ऑर्गन को डोनेट करने का. जो बाकी ले जैन्स है वो भी, ले मतलब कॉमन जैन्स जो है वो भी ऑर्गन डोनेशन को पॉजिटिवली व्यू करते हैं और बोलते हैं कि उसके लिए उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है. तो एक 2013 रिपोर्ट जो है मुंबई से ये दिखाती है कि 85% लोगों ने, मतलब 85% कॉर्नियाज जो है वो डोनेट की गई थी ट्रांसप्लांटेशन के लिए. 95% स्किन डोनेशन हुई थी जो कि गुजरात से आई थी, गुजराती फ्रॉम काछ और जैन कम्युनिटी से. तो जो लोकल लिएजॉन था डोनेशंस करवाने के लिए, कुसुम वीरा, उन्होंने क्रेडिट किया था कम्युनिटीज को, क्योंकि वो उनका काफी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव था डोनेशन को लेकर. और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि उनकी रिलीजन बैक्ड आइडियोलॉजी है, रिलीजन से इंस्पायर होके वो डोनेशन कर रहे हैं, कि ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ चैरिटी है. एक पॉसिबल फैक्टर पॉजिटिव व्यू ऑफ डोनेशन की बहुत सारे जैन में ऑर्गन डोनेशन क्यों होता है वो ये है कि जैनिज्म में ऐसा माना गया कि डेथ के जस्ट बाद ही आपका रीबर्थ हो जाता है किसी दूसरे फॉर्म में. तो बेसिकली आपकी जैसे आपकी डेथ होती है, जो जीवा है, जो सोल है, जीव है, वो आपकी बॉडी को छोड़ के और सिर्फ आपकी नॉन लिविंग बॉडी रिमेन होती है, मतलब वो फिर इट हैज नो फंक्शन, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो इन्वेस्टिगेटिंग अदर रीजंस फॉर दिस कम्युनल सपोर्ट में प्रोवाइड इनसाइट्स फॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज डोनेशंस अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड. अब देखते हैं कि जैन ट्रेडिशन में क्या डिफरेंट वेराइटीज है डेथ की. तो जैन ने कम से कम 48 अलग अलग काइंड्स ऑफ डेथ को डिटेल करा है, जिसमें हम एक तो टाइमलीनेस और एक मैनर ऑफ डेथ से कंसिडर करेंगे. टाइमलीनेस एंड मैनर डेथ. पहला है टाइमली या फिर प्री मेच्योर डेथ. तो जैन टेक्स्ट जो है वो ये स्टेट करते हैं कि डेथ या तो टाइमली हो सकती है, अनटाइमली. तो क्या तरीके हैं कि या तो एक तो आपकी पूरी जितना आपकी टाइम था आपके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद डेथ हुई. एक टाइमली डेथ जो है जिसे काल मृत्यु बोला जाता है, ये है कि एक फुल्ली एक्सपीरियंस्ड लाइफ स्पैन. ठीक है, ये एक अप्रोप्रिएट टाइम पर आके टाइमली डेथ हुई है कि आपने पूरा एक लाइफ स्पैन एक बेसिकली एक्सपीरियंस कर ली है. और एक अनटाइमली डेथ यानी अकाल मृत्यु, जो कि प्री मेच्योर डेथ, कि आपने पूरी लाइफ स्पैन को एक्सपीरियंस नहीं करा और उसके पहले ही डेथ हो गई. वाइली एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में हमारे कॉस्मोस के पार्ट में लॉन्जिविटी डिटर्मिनिंग कर्मा जो है, विच इज द आयु कर्मा, ये या तो कैन बी बाउंड टाइटली और लूजली डिपेंडिंग ऑन वेदर एंड इंडिविजुअल हैज स्ट्रॉन्ग या वीक मेंटल एफर्ट या रिजॉल्व, जिसे कहा जाता है अध्यावास्याय और अध्याय वासना वसना वसान अध्यवसान एट द टाइम ऑफ डेथ. कि जब आपकी डेथ होती है तब आपका मेंटल रिजॉल्व जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. अगर स्ट्रॉन्ग मेंटल रिजॉल्व है और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कर्मा जो है वो आपको टाइटली बाइंड करता है, सो दैट द डिटर्मिन्ड अमाउंट rather than length of life, that is स्थिति is not subject to reduction in any circumstances. अगर आपका mental resolve strong है तो आपकी next life जो है वो अच्छी full span जिएगी and thus life cannot end prematurely. अगर आपका resolve आपकी previous birth में death के time में weak रहा है तो डिटर्मिनेशन रिजल्ट्स इन लूजली बाउंड लॉन्जिविटी कर्मा, कि आपकी प्री मेच्योर डेथ अनटाइमली डेथ हो जाएगी, द ड्यूरेशन ऑफ विच में बी सब्जेक्ट टू रिडक्शन इन सर्टन केसेस की अपरिवर्तनीय आयु. सो वाइली ये नोट करते हैं कि ज़्यादातर जो मेंडिकेंट अथॉरिटीज़ हैं वो ये असर्ट करते हैं कि जितने भी बीइंग्स बॉर्न हुए हैं प्रेजेंट में आयु कर्मन के, अगर उसमें हम देखें, वो सभी सब्जेक्ट टू रिडक्शन है, कि मतलब उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उनकी अनटाइमली डेथ जो हो सकती है. दूसरा हम क्राइटेरिया देखते हैं मैनर ऑफ डेथ. अब बहुत सारे वेज हैं मैनर ऑफ डेथ को, कि अलग अलग मैनर्स से डेथ हो सकती है जैन टेक्स्ट में. हमारे पर्पसेस के लिए हम 4 फॉर्म्स ऑफ डेथ देखेंगे एंड एज वेल एज डेथ कंसिडर्ड वाइज और अनवाइज एंड वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. तो जो मोमेंट, कि जब डेथ का मोमेंट आता है जो हम सभी एक्सपीरियंस करेंगे, जब हमारी बॉडी जो है वो सारे फंक्शन करना बंद कर देती है, उसे कहते हैं तत्भव मरण. ये रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंटिंग दैट विच वी ऑर्डिनरी रिफर टू एज डेथ. तत्भव मरण यानी कि डेथ. जैन ट्रेडिशन में ये इवेंट जो है
इसके बाद तद्भव मरण या डेथ के जस्ट बाद होता है रीबर्थ, कि वो जो सोल है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। तो जो जितने 48 काइंड्स ऑफ डेथ है सभी को तद्भव मरण कहा जाता है। जो मोमेंट डेथ कैन अकर ड्यू टू प्रेजेंस उपक्रम ऑफ एफिशिएंट एक्सटर्नल कॉजेस निमित्त और विदाउट देम निरुपक्रम। फॉर एग्जाम्पल इनएफिशिएंट एक्सटर्नल कॉज माइट बी डिजीज। तो एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो डेथ होती है, जैसे कि डिजीज, बीमारी की वजह से, किसी वेपन की वजह से, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर, कितने भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ये डेथ टाइमली भी हो सकती है, ये डेथ अनटाइमली भी हो सकती है। तो जो टाइटली बाउंड लॉन्जेविटी कर्मा है, आयु कर्मा है, वो इंश्योर करता है कि लाइफ जो है वो कभी भी टाइम से पहले उसकी डेथ ना, वो लाइफ पूरी एक्सपीरियंस करे। तो ये जो है वो एक्सटर्नल एफिशिएंट कॉजेज को होल्ड करके रखता है, होने नहीं देता है सक्सेसफुल। हर बीइंग जो है वो डेथ तो उसको होगी होगी एज अ स्लो लॉस ऑफ वाइटैलिटी दैट डज नॉट रीच द लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये परपेचुअल डेथ की कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसे कहा जाता है नित्य मरण। तो तद्भव मरण मतलब एकदम से डेथ हो गई, खत्म, रीबर्थ हो गया। फिर एक है नित्य मरण, जिसे कि अविची मरण भी कहा जाता है। मतलब डेथ जो है वो वेव की तरह धीरे 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 करके होती है। तो जो दिगंबर टेक्स्ट है भगवती आराधना, जिसको शिवार्य ने लिखा था, या फिर जिसे शिवकोटि भी कहा जाता है, ये जिन्हें शिवकोटि भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द प्राइमरी जैन ट्रीटिसी है जो कि डेथ के ऊपर लिखी गई है। और ये क्या डिस्क्राइब करती है? ग्रेजुअल फॉर्म ऑफ डाइंग, ग्रेजुअल धीरे धीरे, जिसे कहा जाता है नित्य मरण। तो ये स्टोरी से इसको एक्सप्लेन करती है। तो जो चक्रवर्तन एम्परर थे सनत कुमार, उनको हेवनली बीइंग्स जो थे, मतलब जो बेसिकली देव्स एंड गॉड्स होते हैं, वो उनको इन्फॉर्म करना है कि आपकी डेथ आ रही है, अप्रोच कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे परसीव कर सकते हैं कि उनकी लाइफ एज कम हो रही है, तो द गेस्ट फिल अ बाउल विथ वाटर। कैसे, उनसे जब पूछा गया कि कैसे आप बताते हो उसको, तो गेस्ट ने एक कटोरी में पानी भरा और उसको एक फ्लाई विस्क को उसमें डिप करा, और उसके बाद जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके ऊपर पानी को स्प्रिंकल किया। जैसे जैसे विस्क का एक एक ड्रॉप या डिप जो है, द वाटर विथ ईच टिप ऑफ द विस्क द वाटर लेवल लोअर्स। जैसे जैसे उसको बार बार विप को पानी में डुबोते गए, वो पानी का लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होते गया, और धीरे धीरे करके नन कैन सो ग्रेजुअली दैट नन, और वो इतना धीरे धीरे हुआ, मतलब वो हर बार डिप करते थे, लेकिन वो विस्क जो होता है ना, वो बेसिकली वूल का बना रहता है, एंड विस्क इज लाइक इट्स मेड ऑफ वूल, सो इट कैन नॉट रियली इजिली एब्जॉर्ब वाटर। तो वो इतनी कम लेवल कम होती गया कि कोई उस प्रोसेस को इतना नोटिस ही नहीं कर पाया। तो जैसे लॉस ऑफ वाटर धीरे धीरे हो रहा था, इतना धीरे होता कि कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, उसी तरीके से हमारी लाइफ स्पैन जो है वो भी हर सेकंड धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो डेथ इतनी धीरे धीरे हो रही थी। तो जैसे कि ऊपर इंडिकेट करा गया, जो मैनर ऑफ डेथ इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज वाइज और अनवाइज, एज वेल एज वॉलंटरी दैट इज सकाम मरण, या फिर इनवॉलंटरी दैट इज अकाम मरण। अब देखते हैं कि ये सब क्या होता है। अनवाइज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी डेथ। S70 जो है वो स्टेट करते हैं कि जो अनवाइज डेथ है, ठीक है, जैसे बोलते हैं बाल मरण, ये वॉलंटरी भी हो सकती है, इनवॉलंटरी भी हो सकती है। एक अनवाइज वॉलंटरी डेथ जो है वो बोलते हैं कि डेथ बाय कंडीशन बाय डिजायर टू डाई, जैसे इच्छा प्रवृत्त बोलते हैं, प्रवृत्त। तो ये जो होती है बेसिकली वायलेंट होती है नेचर में, ठीक है। तो जब बहुत इनऑस्पिशियस बुरे कर्मा इकट्ठे हो जाते हैं तब इस टाइप की डेथ होती है, और इसकी वजह से जो रीबर्थ होता है वो बहुत ही लो फॉर्म में, अच्छे लाइफ में रीबर्थ नहीं होता है। तो जो भगवती सूत्र है वो 12 फॉर्म्स ऑफ अनवाइज डेथ बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक पेड़ से, एक पहाड़ से कूद गए, अपने आप को पानी में डुबो के मार दिया, या फिर सेल्फ इमोलेशन, जहर खा लेना, किसी वेपन से खुद को मार देना, किसी अपने आप को रस्सी से बांध के टांग लेना, अपने आप को फांसी चढ़ा लेना, या फिर अपने आप को एनिमल्स या वल्चर्स को सबमिट कर देना कि वो खा ले। ये अनवाइज वॉलंटरी डेथ है कि आप कर रहे हो पर अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ये अनवाइज डेथ है, जिस वजह से जो रीबर्थ होता है वो अच्छे फॉर्म में नहीं होता है। तो जो स्थानांग सूत्र है वो डिस्क्राइब करता है सिमिलर लिस्ट ऑफ डेथ, जो कि जिसको महावीरा ने कंडेम किया था। महावीरा वाज बेसिकली गॉड
की पोजीशन कंसिडर की जाती है. सो फाउंडर्स ऑफ जैनिज्म, तो उन्होंने कंडेम किया था कि ये अनवाइज वॉलंटरी डेथ को नहीं फॉलो करना चाहिए. ये सारे डेथ जो है वो अनटाइमली कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वो एक तो प्री मेच्योरली है, जब आपकी आयु कर्मन से पहले ही आप खुद ही अपने आप को डेथ इन्फ्लिक्ट करें, और इसीलिए भी क्योंकि जो बॉडी इसके बाद टर्मिनेट हुई है, ठीक है, बट ऑल्सो बिकॉज द बॉडी इज टर्मिनेटेड, बॉडी तो आपकी खत्म हो गई, और वो कब खत्म हुई, जब वो स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए एक हिंड्रेंस नहीं थी. तो अकॉर्डिंग टू सेत्तर, एक अनवाइज इनवॉलंटरी डेथ जिसे बोलते हैं अनिच्छ प्रवृत्त, इसमें क्या होता है कि डिजायर टू प्रोलॉन्ग लाइफ और एक्टिव रेजिस्टेंस टू डेथ. कि अनवाइज इनवॉलंटरी डेथ का मतलब कि जब आप इच्छा करते हो कि आपकी लाइफ और लंबी हो, या फिर आप डेथ से बचने की कोशिश करते हो, तो नॉट इन द सेंस कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, बट इन द सेंस कि जब हमें ये पता है ये काइंड ऑफ डेथ अनअवॉइडेबल होगी इन द केस ऑफ डेथ्स ऑफ वेरी यंग पर्सन्स. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ डेथ माइट बी अनअवॉइडेबल. ये अनवाइज इनवॉलंटरी डेथ जो है ये बेसिकली बहुत यंग पर्सन्स में तो एक तरीके से अनअवॉइडेबल है, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते. हम ये नहीं डिटर्मिन कर पा रहे हैं कि डाइंग इन एन unwise and involuntary manner primarily concerns mental dispositions at the time of death, whether it was also associated with self-directed physical violence. ये डिटरमाइन करना अभी तक मुश्किल रहा है. वाइली नोट करते हैं कि ये टाइप की जो डेथ है इसमें ये वायलेंस की वजह से नहीं होता है, वायलेंट एक्ट की वजह से नहीं होता है. तो वाइली जो है वो 4 टाइप की अनवाइज डेथ बताते हैं जो कि भगवती सूत्र में लिस्टेड है एज इनवॉलंटरी. अनवाइज इनवॉलंटरी टाइप के 4 बताते हैं, और फिर ये भी इंटरप्रेट करते हैं कि वो कैसे उस समय पे मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. पहला है वेरीनेस, जिसे वलन मरण कहते हैं, जो कि वेरियसली एक्सप्लेन्ड एज डेथ व्हाइल स्ट्रेइंग फ्रॉम रिस्ट्रेंट. कि अपने आप के ऑफ वन हुज माइंड इज अटैच्ड बिकॉज इट इज अफ्लिक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजायरस और ऑफ एंजॉयमेंट और प्लेजर. तो वेरीनेस मतलब बस आप इच्छा करो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतने टेंशन में आके एंड यू जस्ट डिडंट डाई, वो इनवॉलंटरी है. आपने वायलेंटली नहीं करा, आपने ये नहीं चाहा कि आप मरो, लेकिन आप बस इतना उस किसी चीज में डूबे हो, इतना किसी चीज के बारे में सोचो कि यू नॉट एबल टू रिलैक्स. ठीक है, टू डाई आफ्टर अबैंडनिंग एसेटिक डिसिप्लिन इन अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड. इसमें स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, डिस्टर्ब्ड है, ड्यू टू पेन कॉज्ड बाय अफ्लिक्शंस एंड डेथ इन कंसिक्वेंस ऑफ मॉरल वीकनेस. के मॉरली वीक हो गए हैं, हमारी माइंड इतना डिस्टर्ब्ड है, मेंटली हम इतना डिस्टर्ब्ड है, अनपीसफुल मेंटल कंडीशन है हमारी. इसको डिस्क्राइब किया है एज अफ्लिक्टेड बाय द पावर ऑफ द सेंसेस टू डाई आफ्टर सकम्बिंग टू इंडल्जेंस इन मंडेन सेंसुअल प्लेजर्स. ये सब चीजें, फिजिकल वीकनेस, इंटीरियर डार्ट is explained as death of one who is subject to transgressions without dying without confession. तो दूसरा है ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉरल वीकनेस. दूसरा जो है हमारा इनकेपेसिटी, जिसे बोला जाता है वशर्त मरण. वशर्त मरण या इनकेपेसिटी मतलब एफ्लिक्टेड बाय द पावर ऑफ द सेंसेस. ठीक है, कि बहुत ही ऐसे सेंशुअल प्लेजर्स में आप इतने वो हो गए, इतने फिजिकली वीकनेस हो गई आपके पास कि यू नॉट एबल टू मतलब बेसिकली सस्टेन योर लाइफ एंड यू डाई. तीसरा तरीके का अनवाइज इनवॉलंटरी डेथ है इंटीरियर डेथ, जिसे कहा जाता है अंतःशल्य मरण. अंतःशल्य मरण which is explained as death of one who is subject to transgressions, या dying without confessions. और finally फोर्थ टाइप का है जो है desire for a certain rebirth, कि एक पर्टिकुलर तरीके से रीबॉर्न होना, किसी एक पर्टिकुलर लाइफ में रीबॉर्न होना, एज अ ह्यूमन या फिर एज अ हेवनली बीइंग. तो एसबी देओ जो है दूसरी तरफ एक्सप्लेन करते हैं कि इट एक्सप्लेन उसको करते हैं कि एज अ डेथ दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ विच द पर्सन डज अ कर्मन. कि एक ऐसे टाइम पे जब कोई पर्सन एक पर्टिकुलर एक्शन करता है, कर्मन करता है, उस टाइम पे ऐसे कर्मन करने पर उसकी डेथ होना जिससे उसको सेम रीबर्थ मिले, वही रीबर्थ मिले जैसे वो कर्मन कर रहा है. तो इन कॉन्ट्रास्ट टू वाइलीज इंटरप्रिटेशन कॉलेट काइलाथ, तो वाइली के इंटरप्रिटेशन से अलग हटते हुए कॉलेट काइलाथ जो है वो इन सारे कंडीशंस को इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इंडिविजुअल्स किल देमसेल्व्स एंड सो हाईलाइट्स देम एज कॉजेज रादर देन ओनली मेंटल स्टेट्स. तो वो बोलते हैं कि ये सिर्फ मेंटल स्टेट्स नहीं है टाइम ऑफ डेथ, ये कॉजेज हैं, इन वजह से डेथ हो रही है. तो जोसेफ डेल्यू जो है वो सिमिलरली बोलते हैं कि ये जो पहले 3 काइंड है ये बेसिकली सुसाइड ही है. हमारी मेंटल स्टेट डेथ के टाइम पर ऐसी नहीं है, ये हमारे कॉजेज है जिस वजह से एक्चुअली में डेथ हो रही है. लेकिन ये जो पहले 3 है उसको वॉलंटरी बोलते हैं रादर देन इनवॉलंटरी. तो इन एनी केस ये डेथ जो है वो अनवाइज है, क्योंकि इससे अनडिजायरेबल रीबर्थ होगा, लो फॉर्म में रीबर्थ होगा, क्योंकि ये ऑस्पिशियस काइंड या अच्छे आयु कर्मन को अट्रैक्ट नहीं करती है.
दूसरा हम देखते हैं वाइज वॉलंटरी डेथ, जिसे कहा जाता है संलेखना। वाइज वॉलंटरी डेथ या पंडित मरण, ये जैनिज्म में हमें मिलता है, जिसे कहते हैं अनशन या फिर फास्टिंग से, कि कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, और इसे आज के समय में समथार यानी कि डेथ बेड या फिर समस्तार यानी कि डेथ बेड, तो समथारा या फिर समस्तार यानी कि डेथ बेड जिसे ट्रांसलेट करा जाता है, या फिर समाधि मरण या मेडिटेटिव मरण बाय श्वेतांबराज एंड संलेखना बाय दिगंबराज। तो जो टर्म है संलेखना, ये किससे आता है? लिख से, जिसका मतलब, जिसके साथ सम को जोड़ा जाता है, जिसका मतलब है टू स्क्रेप आउट या स्क्रैचिंग आउट। तो ये स्क्रैचिंग आउट क्या करते हैं कि फिजिकल बॉडी को धीरे 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 करके हम उसको खाना नहीं दे रहे हैं और उसको वीकन करके, मतलब बेसिकली उसकी थिनिंग ऑफ फिजिकल बॉडी, उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, और हम कार्मिक बॉडी को उसका कोई भी पैशन, कोई भी डिजायर नहीं दे रहे हैं। तो चैपल डिस्क्राइब करता है कि एक्सपीरियंस की हम कैसे फास्ट ऑब्जर्व करते हैं। ये 1989 में वाइल विजिटिंग अ जैन यूनिवर्सिटी, तो लदनून राजस्थान में वो एक जैन यूनिवर्सिटी विजिट करे थे, और उस टाइम पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि फास्ट करने से क्या एक्सपीरियंस होता है। तो उनके स्टे के टाइम पे एक 8 ईयर ओल्ड 8 साल की एक नन थी, जो कि तेरापंथी श्वेतांबर सेक्ट को बिलोंग करती थी, बाय द नेम ऑफ केशर जी। उन्होंने एक वाव लिया था कि वो जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो फास्टिंग करेंगी, आफ्टर 28 days prior after being unsuccessfully treated for advanced kidney disease। तो उनको ये बहुत कोई किडनी डिसीज थी और वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो उन्होंने फास्ट अनटू डेथ का डिसीजन ले लिया। जो कम्युनिटी ऑफ नन्स हैं एज वेल एज द तेरापंथी लीडर आचार्य तुलसी, उन्होंने मिल के एनकरेज किया था केशर जी को उनके फास्ट के लिए, बहुत ही काम लेकिन जॉयफुल गैदरिंग में, और नन की लाइफ को सेलिब्रेट किया कि कैसे वो पीसफुल डेथ की तरफ एफर्ट्स कर रही हैं, जो कि चैपल की विजिट के 12 दिन बाद उनकी डेथ हुई। बाकी स्कॉलर्स जो है उन्होंने भी विटनेस किया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को रिकाउंट किया ऑफ दिस काइंड ऑफ रिचुअल डेथ जो कि जैन कम्युनिटी में होती है। 3 काइंड होती है वाइस वॉलंटरी डेथ की, जो श्वेतांबर और दिगंबर टेक्स्ट में लिस्टेड है। पहला है फास्टिंग टू डेथ विद द केयर एंड कंपेनियनशिप ऑफ अदर्स, भक्त प्रत्याख्यान मरण। ठीक है, कि साथ में बाकी लोग केयर कर रहे हैं, आपकी कंपेनियन है और आप फास्टिंग कर रहे हो टिल डेथ, जिसमें मेंडिकेंस जो है वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं मेंडिकेंट के रिजॉल्व को कि वो कोई भी खाना नहीं खाएंगे, भक्ता नरिशमेंट नहीं लेंगे। तो उनको बताते हैं कि ये रिलीजियस स्टोरीज बताते हैं, उनके साथ प्रेयर्स गाते हैं, उनके वाउस को अपलिफ्ट करते हैं, उनको बेसिकली उनका मन बनाए रखते हैं कि यू डोंट हैव टू ईट, आपने ये बेसिकली यू हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन। दूसरा है फास्टिंग टू डेथ बाय एडिंग वन सेल्फ बट विदाउट अदर्स, जिसे कहते थे इंजिनी मरण या फिर इतवर मरण, कि आप किसी और की हेल्प नहीं ले रहे हो लेकिन आप फिर भी फास्टिंग कर रहे हो डेथ तक। तो इसमें सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट अलाउड रहता है, आप एक ही रूम में रहते हो, एक जगह पर रहते हो। और तीसरा है फास्टिंग टू डेथ विदाउट एनी मूवमेंट और सेल्फ एट, जिसे कहा जाता है प्रायोपगमन मरण, जिसमें आप बिल्कुल भी मूव नहीं करते हो, एक ही जगह पर आप फास्ट करते रहते हो जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। तो जो आचारंग सूत्र है और जो भगवती आराधना है, ये तीनों टाइप के डेथ को डिस्क्राइब करते हैं, और भगवती सूत्र जो है वो पहले और तीसरे को भी मेंशन करते हैं। तो जो अर्ली टेक्स्ट है इन डेथ्स को प्रिस्क्राइब किया है सिर्फ मेंडिकेंस के लिए, सिर्फ मॉन्क्स के लिए, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है कि वो उन्होंने वाउज लिए और उन वाउज को फुलफिल करा, उनको ब्रेक नहीं किया, उनके पास राइट नॉलेज है जीव और बॉडी के बीच के रिलेशनशिप का, जो अपने पैशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाद के टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और उन्होंने ये बोला है कि एसेटिक ट्रेनिंग वगैरह से, ट्रेनिंग के बाद से नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, इसके लिए लेंदी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे कि वाइल स्टिल डिमांडिंग प्रेपरेटरी प्यूरिफिकेशन, कैलियट ऑब्जर्व करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ डेथ जो है वो माइल्डर है, धीरे से मतलब हो रही है, स्लोली हो रही है, और कंसिडरेबली अब शॉर्टन हो गई प्रिपरेशन, मतलब इतने सालों तक एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं जैसे मेंडिकेंट्स को होती है श्वेतांबर के प्रकीर्णक सूत्र में। तो ये इंसिस्ट नहीं करते हैं कि एक हार्ड लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग, पूरे जिंदगी भर की ट्रेनिंग की जरूरत है, ये शॉर्ट एंड ट्रेनिंग से भी हो जाता है या उसको सिखाया जा सकता है। जो तो प्रकीर्णक सूत्र है
उसमें बहुत सारे टेक्स्ट है जिसमें बताते हैं कि डेथ की प्रिपरेशन कैसे करना है, फूड को कैसे रिनाउंस करना है, उसको बेसिकली डिक्लाइन करना है, कॉन्शियसनेस उसके बाद भी, फूड के बाद भी कॉन्शियसनेस मेंटेन रखना है, वाउस को अज्यूम करना है। तो जो भगवती आराधना है वो एक्नॉलेज करता है एक पॉसिबिलिटी जिससे परफेक्ट डेथ मिल सके बिना किसी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के भी। हालांकि वो एम्फेसाइज करते हैं कि ऐसे ओकेजन्स जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है और कई बार उनको इंटरप्ट करना पड़ेगा एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियसली अक्यूमुलेटेड ऑस्पिशियस कर्म। जो लेटर टेक्स्ट है वो इस प्रैक्टिस को कॉमन पर्सन को भी ओपन कर देते हैं। ऑलरेडी अर्ली श्वेतांबर में कई कॉमन पीपल जो है वो कर रहे थे, ये इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे। फास्टिंग एंड टू डेथ जो है वो हमें मिल सकती है, जैसे कि उपासक दशा में हमें मिल सकती है। कैलियट जो है वो लिखते हैं कि फास्टिंग एंड टू डेथ के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रकीर्णिका सूत्र है वो कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं बताती। मतलब प्रकीर्णिका सूत्र के अकॉर्डिंग एक कॉमन मैन में और एक मॉन्क में, ले फॉलोअर या कॉमन फॉलोअर में और एक मॉन्क में कोई डिफरेंस नहीं है इस टाइप के डेथ के लिए। दोनों को वो एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। इस लाइन में इसके साथ ही उमास्वती जो है वो ये स्टेट करते हैं कि जो श्रावक प्रजनपति है, that the practice of fasting unto that is not restricted to mendicants. कॉमन ले पर्सन भी कर सकते हैं। और उनके तत्ववार्थ सूत्र में, जो कि सारे जेन्स के लिए अथॉरिटेटिव है, सारे जेन्स को वेरियस इंस्ट्रक्शंस देती है, वो असर्ट करते हैं कि एक हाउस होल्डर की जो एंड ऑफ लाइफ है वो भी संलेखना से हो सकती है। दिगंबर ट्रेडिशन में जो भगवती आराधना है वो एक्सप्लेन करती है बहुत सारी अटेनमेंट्स, आराधना जो कि अवेलेबल है लाइफ के एंड में, श्रावक आचार के लिए। एंड वो बताते हैं, डिस्क्राइब करती है कि जो फास्ट एंड टू डेथ है इसमें 12 वाउज हैं, 12 वाउस की मदद से होता है। और दिगंबरास जो है वो इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू 12th वाउ। श्वेतांबर टेक्स्ट में जो ले कॉन्डक्ट है, बेसिकली जो कॉमन फॉलोअर के लिए कंडक्ट है, विलियम पॉइंट आउट करते हैं कि देवगुप्ता के नवपद प्रकरण में कि एज द ओनली वन दैट रीड्स संलेखना इन डिटेल डिस्क्राइबिंग द 3 फॉर्म्स ऑफ वॉलंटरी डेथ परमिसिबल फॉर अ जैन। एडिशनली जो बात के जैन टेक्स्ट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एक टीचर की इस प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए। वो भी जरूरी है कि ये पूरा प्रोसेस एक टीचर देखे कि वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो जैन ही पॉइंट आउट करता है कि आज सिर्फ मेंडिकेंस है जो कि अलाउड है ये फास्ट एंड टू डेथ के लिए खुद की मर्जी से, जहाँ की मेंडिकेंट्स जो है वो एक वाव लेते हैं टू लेटी टू कॉमन पर्सन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। तो सिर्फ जैनास आर क्विक टू पॉइंट आउट कि द डिफरेंस बिटवीन सच a practice and that of common suicide wherein a person tells no one of his deed and commits it in secret। तो ये कोई प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कोई पर्सन किसी को बताता नहीं है और बस खुद से छुपके से कर लेता है, ये गलत है। ओके, ये सुसाइड होगा बेसिकली। तो जो मेंडिकेंट का रोल है, जो संथारा या फिर जो संलेखना बोला गया है वो लेता है, वो ये असेस करना है कि जो बेसिकली इसको ले रहा है, वाव को ले रहा है, उसके पास उतना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, उतना स्पिरिचुअल लेवल है कि वो इस फास्ट को फॉलो कर सके। तो फास्टिंग एंड टू डेथ जो है इसके पॉजिटिव स्पिरिचुअल रिजल्ट होंगे। वाइल द अर्लीस्ट कैनोनिकल सोर्सेज इंडिकेट करते हैं कि इसका कोई जरूरी नहीं है फ्यूचर रीबर्थ हो ही, कि जो मेंडिकेंस है हु परस्यू सच अ मोड ऑफ डाइंग, द भगवती सूत्र स्टेट्स दैट एंडिंग वंस लाइफ विद अ वाइज काइंड ऑफ डेथ रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ वॉन्डरिंग इन संस्कार। की इस तरीके से फास्ट एंड टू डेथ से, ये वाइज तरीका है, वाइज वॉलंटरी डेथ से जो संसार में बर्थ रीबर्थ की साइकिल है वो खत्म होगी। एक स्पेसिफिक स्टोरी में महावीरा सजेस्ट करते हैं कि ऐसा पर्सन जिसने फास्ट एंड टू डेथ करा है वो हो सकता है कि एक हेवनली बीइंग की तरह रीबॉर्न होए और फिर लिबरेशन ले एज अ ह्यूमन बीइंग, और फिर उसका फिर प्रॉपर स्पिरिचुअल लिबरेशन हो जाए, सेल्वेशन हो जाए। तो भगवती आराधना के जो ऑथर है शिवाचार्य, वो प्रॉमिस करते हैं कि 7 या 8 बर्थ में उनका लिबरेशन हो जाएगा। जो फास्ट एंड टू डेथ से जिनकी डेथ होती है उनका 7 या 8 रीबर्थ में उनका जो है वो लिबरेशन, फाइनल लिबरेशन हो जाएगा। संलेखना जो है वो जैन मेंडिकेंट्स ले सकते हैं, लेती ओनली इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। मतलब
ऐसा नहीं कि कोई भी चाके ले ले, कुछ सर्कमस्टांसेस होती है, उसकी प्रोसेस होती है, उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो अर्ली सोर्सेज के अकॉर्डिंग मेंडिकेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो फास्टिंग एंड टू डेथ सिर्फ तभी परस्यू करे जब वो अपने खुद के वाउस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत वीक हो गए हैं, जैसे किसी डिजीज के कारण अपने प्रॉपर नहीं कर पाते। जो रत्नकरंद श्रवकाचार है, एक टेक्स्ट बेसिकली कंडक्ट पे जिसको समंत भद्र ने ऑथर किया है, समंत भद्र ने लिखा है, वो डिस्क्राइब करता है कि क्या वैलिड सर्कमस्टांसेस है, जैसे कि कैलामिटी या बहुत जैसे बोल जाते हैं उपसर्ग, या बहुत फेमाइन, बहुत ही सीवियर फेमाइन जैसे दुर्भिक्ष, ओल्ड एज, जरा, या फिर कोई बहुत इलनेस हो गई, नेह प्रतिकरण, रुज। तो ये सारी डिफरेंट कंडीशंस है जिसमें संलेखना ली जा सकती है। जैसे जैसे ओल्ड एज होती है वैसे फिजिकल वीकनेस होती है, ब्लाइंडनेस होती है, चल नहीं सकते हैं, हम सेनाइल नहीं रहते हैं, ये सारी कंडीशंस हो सकती है। तो समंत पत्र बोलते हैं डिटेल्स दी अनफोल्डिंग प्रोसेस ऑफ संलेखना, कि कैसे संलेखना करना है। सबसे पहले सारे अटैचमेंट्स को देना है, सारे पॉसेसिवनेस को, बेसिकली मोह और माया को खत्म करना है, डिजायर को खत्म करना है, दुश्मनी, एनमिनिटी, किसी के भी लिए बुरी फीलिंग्स को खत्म करना है। फिर अपने सारे ट्रांसग्रेशंस कन्फेस करना है, यानी कि आलोचना, बेसिकली जितनी भी मिस्टेक्स कही है उसको कन्फेस करना है। फिर अपने फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह सभी को फॉरगिव करना है कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत काम किया है, जैसे और उनके लिए फॉरगिवनेस के लिए मांग करनी है कि अगर उनसे कोई गलत काम किया है तो उन्हें माफ कर दे, और वो खुद भी जिससे गुस्सा थे सबको माफ कर दे, जिसे बोलता है क्षमन। उसके बाद इंडिविजुअल जो है वो एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं जो कि 3 स्टेजेस में होता है। पहला है ग्रेजुअल रिडक्शन। फर्स्ट सबसे पहले वो सॉलिड फूड खाना बंद करते हैं, ठीक है, कोई भी सॉलिड फूड। फिर उसके बाद फैटी लिक्विड्स खाना बंद करते हैं, जैसे स्निग्ध पान कहते हैं, जैसे कि दूध, दही वगैरह। तो पहले वो सॉलिड फूड जैसे सीरियल्स या रोटी या समथिंग लाइक दैट, राइस वगैरह खाना बंद करते हैं। फिर वो दूध, दही, ये सब चीजें खाना करते हैं। फिर एसिडिक लिक्विड जैसे कि खार पान, जूस वगैरह सब खाना बंद करते हैं। फिर धीरे धीरे करके सिर्फ पानी पीते हैं, और एक समय के बाद वो पानी पीना भी बंद कर देते हैं। तो ये टिपिकली सिर्फ वाटर ओनली स्टेज है, जब डेथ जो है वो क्लियरली दिखने लगती है। तो इस ही स्टेज पे जब लग जाता है कि अब डेथ पास है, तभी वो वाउज लेते हैं जिसमें वो अनलिमिटेड फास्टिंग का वाउ लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनली ये वाउस जो है एक बार ले लिया जाए, इनको रिसाइन नहीं कर सकते, यानी कि एक बार ये वाउस अगर ले लिया गया तो उसे फुलफिल ही करना है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। एस्पिरेंट को फिर ये फोकस में रखना चाहिए ऑन द पंच नमस्कार मंत्र, उसी के ऊपर उनका फोकस माइंड होना चाहिए। एंड द 5 सुप्रीम बींग्स विच आर द पंच परमेस्थिन अंटिल द अराइवल ऑफ डेथ। तो डेथ तक उनको ये पंच नमस्कार मंत्र और पंच परमेस्थिन के ऊपर ही अपना फोकस होना चाहिए। दोनों ट्रेडिशंस के जो टेक्स्ट है वो 5 वायलेशंस, अतिचार बताते हैं कि संलेखना में 5 तरीके से कैसे वायलेशन हो सकते हैं। पहला, अगर हम ऐसा डिजायर रखें कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग इह लोक आसमस्म, यानी कि आशम्स, कि अगर एक ऐसा डिजायर रखना है कि हम इस पर्टिकुलर तरीके से ही हमारा रीबर्थ हो। दूसरा, डिजायर फॉर रीबर्थ एज ए हेवनली बीइंग, परलोक आशमस्म, आशम्स्म, आशम्स, कि हमें ऐसा डिजायर होना कि हमें हेवनली बीइंग में, बेसिकली जैसे बोलते हैं ना स्वर्ग में हमारा रीबर्थ हो। तीसरा है डिजायर टू कंटिन्यू लिविंग, ऐसी डिजायर रखना कि वो मरे ही ना, वो जीते ही रहे, जीवित अशम्स। चौथा है डिजायर टू डाई, ऐसा डिजायर करना कि बस जल्दी खत्म हो जाए, मर जाए, जिसे कहा गया है मरण अशम्स। या पांचवा डिजायर फॉर सेंशुअल प्लेजर्स, यानी कि काम भोग अशम्स। तो समंत भद्र जो है वो पहले वाले को बोलते हैं फियर, भय। फ्रैंकलिन एडगर्टन जो है वो इन जैन रिस्ट्रिक्शंस को लोकेट करते हैं इन ओपोजिशन टू द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ डाइंग विशेज इन सर्टन हिंदू एंड बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस। तो जैन ट्रेडिशन में एडगर्टन असर्ट करते हैं कि आप किसी भी चीज के लिए विश कर सकते हो, टू विच योर एसेटिक जैन ट्रेडिशन, टू विच योर प्रैक्टिस इंटेल्स यू नथिंग मोर विदाउट पेइंग अ हाई कार्मिक प्राइस। गिविंग इन टू डिजायर्स जो है वो बेसिकली कि आपने कुछ भी चीज डिजायर करा एंड देन उस चीज सब करना बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट माना जाता है। तो भगवती आराधना के अकॉर्डिंग आपको वर्ल्ड व्यू की मास्टरी रखना है, नॉलेज, कंडक्ट, एसेटिज्म, आराधना करते रहना है, कि ट्रिमेंडस पावर वगैरह, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। एक लाइफ लॉन्ग पाथ ऑफ ऑस्टियर कंडक्ट आपको फॉलो करना है। और अगर आपने कभी भी डिजायर किया तो ये सभी चीजें, आराधना, कंडक्ट, ऑस्टियरिज्म, सभी चीजें जो है वो पूरी जिंदगी भर का फेल हो जाएगा।
ठीक है। और अगर आप सक्सीड कर गए, अगर आपने 1% भी वायलेट करा, नहीं फुलफिल कर पाए, तो जितना भी आपने पूरा लाइफ लॉन्ग जो कुछ भी पेनेंस रिनंसिएशन किया है वो सब फेल हो जाएगा। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो अपने लाइफ लॉन्ग जितनी भी मिस्टेक्स की है वो सक्सीड हो जाएंगी, वो सारी माफ होके आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हेमचंद्र का त्रिदस्ती सलक पुरुष चरित्र जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है कि पीपल जो है वो टेम्पटेशन ऑफ डिजायर्स में फॉल होके और बहुत सारे विशेस बनाते हैं कि एनिमी को मार दो, खत्म कर दो, गायब कर दो। जैसे किंग पर्वत जो थे वो बैटल फील्ड पे उनकी बहुत बड़ी एक हार होने के बाद उन्होंने विश किया था कि उनके राइवल किंग जो है विंध्य शक्ति, वो जैन टीचर के अंडर एक मेंडिकेंट बन जाए, कि वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मॉन्क बन जाए। तो ऑल्दो वो बहुत डिफिकल्ट ऑस्टेरिटीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन पर्वत जो है वो सीक्रेटली विश करते हैं कि वो विंध्य शक्ति को मार सके, मतलब किसी भी आने वाले जन्म में उसको मार सके। और वो जितनी भी रिस्ट्रेन्स ऑस्टेरिटीज फॉलो करते हैं वो सब फेल हो जाती है। तो फास्टिंग अनटू डेथ के बाद ही पर्वत जो है वो एक हेवनली बीइंग की तरह रिबॉर्न होते हैं। लेकिन टेक्स्ट ये डिस्क्राइब करता है कि उनका जो डाइंग डिजायर है, एज बार्टरिंग इज ग्रेट पेनेंस लाइक बार्टरिंग अ ज्वेल और चाफ। ऑल्दो उनकी विशेस जो है, हम उनको जो विशेस कैन बी मेड और रेजिस्टेड, किसी भी टाइम पे लाइफ में हम विशेस हम कर सकते हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल लॉन्गिंग जो होती है डेथ के आने पर, ये बेसिकली डिट्रीमेंटल मानी जाती है। कि ये जो आपका फास्ट रन टू डेथ है उसके लिए गलत है, और ये आपकी वाइज डेथ को अनवाइज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे वायलेशंस को अवॉइड करने के लिए बोला गया है। जो जैन टेक्स्ट है वो इस्टेब्लिश करते हैं कि एनिमल्स जो है उनको भी एक वाइज डेथ अंडरगो करना है। तो एक बहुत वेल नोन स्टोरी है जैन्स के अमंग में, जिसमें महावीर जो है वो बहुत ही एंग्री स्नेक, गुस्से वाले स्नेक को एनकाउंटर करते हैं, जिसे है चंद कौशिक। और वो इसीलिए स्नेक की तरह रिबॉर्न हुए थे क्योंकि वो पिछले लाइफ में भी काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गुस्से में रहते थे। तो उन्होंने कई बार, मतलब उन्होंने महावीरा को मारने की कोशिश करी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। तो जो जिना है वो स्नेक को हेल्प करते हैं कि उनके पास एग्जिस्टेंस को याद करा सके। और जब स्नेक को याद आता है कि वो पास्ट लाइफ में भी कितने गुस्से में रहते थे, तो स्टोरी कंक्लूड करती है कि जो हार्ट है, जो स्नेक है, उनका हार्ट चेंज हो जाता है, उनका दिल चेंज हो जाता है, और वो अचानक से सभी के लिए कंपैशन फील करते हैं, उनकी गुस्से वाली फीलिंग जो है वो चली जाती है। तो वो उन्होंने भी संथारा परफॉर्म किया था, एक जगह पर बिना हिले डुले संथारा परफॉर्म किया था। एक और प्रोमिनेंट टेल है जो कि महावीर के प्रीवियस लाइफ को डिस्क्राइब करती है कि वो प्रीवियस लाइफ में एक लायन थे, और अकार्मिक कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उन्होंने इसके पहले अपनी एक लाइफ में एक लायन को मारा था। एक बार जब वो हंटिंग से वापस आ रहे थे, जो लायन है यानी कि फ्यूचर महावीरा जो है वो अपने प्रे को ईट करे थे। उन्होंने जैसे ही 2 जैन मॉन्क को किल करा था, 2 जैन मॉन्क थे उनको किल करा था, खा रहे थे, और ये सेंस करा था कि जो लायन है वॉज ईटिंग प्रे ही had just killed। तो वो जो लायन है बेसिकली महावीरा जो है वो लायन के फॉर्म में थे प्रीवियस बर्थ में, और वो अपने प्रे को खा रहे थे। उसी समय पे 2 जैन मॉन्क आए, उन्होंने सेंस किया कि ये लायन है, और ये जो है सेंस किया, और उन्होंने लायन को पढ़ाया, सिखाया, समझाया, उसे बताया कि नॉन वायलेंस करना है, कर्मा के ट्रूथ को फॉलो करना है, और उसे अपने पिछले जन्मों के बारे में याद दिलाया। तो लायन को अपने पास्ट एग्जिस्टेंसेस का वापस से रिकलेक्शन हुआ, उन्हें याद आया, वो जैन टीचिंग से मूव होके उन्होंने कुछ वाउज लिए, और फिर उसके बाद वॉलंटरी फास्ट एंड टू डेथ ली। उसके बाद वो 24th जिन यानी कि महावीरा के जैसे बॉर्न हुए। तो जो डेथ टू फास्टिंग है ये सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड एंड ऑफ लाइफ प्रैक्टिस है जैन ट्रेडिशन में। हालांकि ये बहुत कम और बहुत रेयरली होती है। ये एस्टिमेट किया कि अप्रोक्सीमेटली 200 ले जैन्स और मेंडिकेंट्स हैं जो कि डेथ अनटू फास्ट देते हैं हर साल इंडिया में। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक यूनिक कम्युनिटी ऑफ जैन्स को हाईलाइट किया है जो कि मुंबई के बाहर रहते हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 400 acts of voluntary death over a 7-year period, although this is a notable exception, कि 400 वॉलंटरी डेथ हुई। इन स्पाइट ऑफ इट्स रिलेटिव रेयरिटी, भले ही वो कितना भी रेयर है, कि प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन और कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ये सुसाइड से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये जो संलेखना की प्रैक्टिस है इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है, हिस्टोरिकली भी, प्रेजेंट टाइम्स में भी, और जैन्स ने इसको फील किया है कि उन्हें ये प्रैक्टिस डिफेंड करने की कोशिश करनी है। तो जो पूज्यपाद है, जैसे कि उन्होंने क्लेम करा है कि संलेखना जो है वो सुसाइड से अलग थी, क्योंकि इसमें आपकी ये पैशन नहीं कि आप अपनी लाइफ वायलेंटली एकदम से ख़त्म कर दोगे।
ठीक है, मॉडर्न कमेंटेटर्स जो थे जैसे तीके टुकोल उन्होंने ऑफर किया एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स, जिन्होंने संलेखना को क्रिटिसाइज किया है कि संलेखना इज नॉट सुसाइड। अपनी बुक में 1976 में उन्होंने ये डिफेंड किया। 2006 में एक केस लाया गया था राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसमें कि पिटिशनर निखिल सोनी ने आर्ग्यू करा था कि जो जैन फास्ट अनटू डेथ है ये एक सुसाइड है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 जो ये सेफ गार्ड करता है कि आपको अपनी राइट टू लाइफ को बचा के रखना है बट नॉट द राइट टू डाई। तो सोनी एलेज करते हैं कि कैसे इंस्टेंसेस ऑफ अब्यूज है जिसमें इंडिविजुअल जो है उनको प्रेशर करा गया होगा कि आपको वो फास्ट कंप्लीट करना ही है, फास्ट तोड़ना ही नहीं है। 2015 में जो कोर्ट है उसने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया, संलेखना को इलीगल बना दिया और इट्स अबेटमेंट पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड। हाउएवर जो कोर्ट है उसने अपने जजमेंट को सस्पेंड कर दिया अगस्त में सेम साल के, क्योंकि काफी जैन्स ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया और केस अभी करंटली रिव्यू के अंडर है। अब देखते हैं वाइज इनवॉलंटरी डेथ। तो एक लास्ट मैनर ऑफ डेथ है जो है वाइज इनवॉलंटरी डेथ, बट ये वॉलंटरी नहीं है, कॉल्ड पंडित मरण। ये डेथ जो है ये तब अटेन होती है जब 14th गुण स्थान बाय केवलन्स, दोज हु हैव रीच्ड ओमनीशायंस एंड एग्जॉस्टेड ऑल डिस्ट्रक्टिव कर्मा इन 12th गुण स्थान। तो ये सिर्फ उनको होती है जिन्होंने बेसिकली वो ओमनीशांस की स्टेज पर वो पहुंच गए। तो जो श्वेतांबर दिगंबर सोर्सेज है वो डिसएग्री करते हैं कि जो केवलिन्स है वो किसी फूड को कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं स्टेज पे आने के बाद। दिगंबर्स के अकॉर्डिंग केवलिन्स को फिर इसके बाद खाने की जरूरत नहीं होती है अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए, और इसलिए वो कोई भी फास्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। श्वेतांबर के अकॉर्डिंग केवलिन्स को खाने की जरूरत होती है और कई बार वो अलग अलग टाइप ऑफ फास्ट लेते हैं, फास्ट अनटू डेथ को भी इंक्लूड करते हुए। तो ये फास्ट जो है not prompted by the same reasons that motivate lighty। तो ये फास्ट जो है वो इस उससे नहीं लिए जाते कि वो अपने कर्म को खत्म करे, कर्मा को कम करे, यू नो, बिकॉज उन्होंने अपने सारे कर्मास को पहले ही अचीव खत्म कर लिया है। तो क्योंकि केवलियंस ओमनिशिएंट है, उनको पता है कि कब वो मरने वाले हैं और इसलिए वो तभी स्टॉप ईटिंग फूड बाय माउथ, जिसे कावलहार कहते हैं, जब उनको पता है कि अब वो मरने, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है सब इस पॉइंट पर, और वो ऐसे ही खाना बंद कर देते हैं। और ये होता है सेसेशन ऑफ ऑल ग्रॉस एंड सटल एक्टिविटीज दैट अकर्स इन द लास्ट 2 गुण स्थान्स।